Hey everyone. Hi Vicky, Manish, Tehra, Mansi. Hello, we are downloadable session successful. क्या डाउनलोडेबल सेक्शन अवेलेबल नहीं है, ऐसा है क्या? सभी के साथ ऐसा है? लेट मी चेक. कौन सी वाली क्लास का अवेलेबल नहीं है? सारी क्लास का अवेलेबल नहीं है या फिर लास्ट क्लास का अवेलेबल नहीं है? सारी का नहीं है. लेट मी जस्ट क्लिक ऑन एनी रैंडम ट्री की एक वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ मैं. ट्री पार्ट 1 खुल तो रहा है कुछ. वॉच नाउ ओपन हो तो रहा है कुछ. चल गई बाइनरी ट्री. बाइनरी ट्री चल रहा है मेरे सामने. चल रहा है आई थिंक यार, कोई इश्यू नहीं है. मस्त एकदम. आई एम एबल टू एक्सेस इट. ये एक लर्नर अकाउंट ही है, शिवम का अकाउंट है यहाँ पे. और यहाँ पे बढ़िया क्लास दिख रही है मेरे को. मैं रिकॉर्डेड वीडियोस लाइफ टाइम कर दूँ? हाँ, लाइफ टाइम नहीं, 1 साल के लिए होगी ना अवेलेबल. ये तो बहुत पहले से ही कम्युनिकेटेड था आप सबको कि रिकॉर्डेड वीडियोस 1 साल के लिए एक्सेसिबल होंगी. समीर ने कुछ भेजा, ये क्या है? Your classes for this batch has been successfully completed. You can continue to access your classes recording and notes till 19 सितंबर 2023. 2023 ना, मतलब 1 साल तक. सही बात है. ठीक है, सितंबर 2023 तक अवेलेबल है सारी की सारी क्लासेस रिकॉर्डिंग्स. ये तो मतलब पहले से कम्युनिकेटेड है ना हम सबको कि 1 साल के लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल होंगी. और हमारी क्लास 5 महीने की होंगी. जैसे हमारी क्लास खत्म होती है उससे 1 साल तक अवेलेबल रहेंगी रिकॉर्डिंग्स. या इसमें कुछ उल्टा नीचे ऊपर नीचे हो गया? यही चल रहा है सब कुछ. क्लासेस फिनिश लिखा है. नहीं फिनिश नहीं, अभी तो हमारी क्लास चलने वाली है अक्टूबर तक. तो डोंट वरी, क्लास कहाँ से फिनिश हो गई. अक्टूबर में भी पता नहीं 15 या 16 तारीख लास्ट डेट है, तब तक हमारी क्लासेस है. क्लास चल तो रही है, टेंशन क्यों ले रहे हो. रिकॉर्डिंग अभी भी एक्सेसिबल नहीं आ रही. मे बी किसी किसी को नहीं आ रही, क्योंकि मेरे को भी दिख रहा है आ रही है. बैच एंडेड ऑन 27 सितंबर. ओ ठीक है, ये मैं ठीक करवा लूंगा. रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल सून. ठीक है, ये स्क्रीनशॉट मैं रख लेता हूँ क्योंकि ये स्क्रीनशॉट मुझे नहीं दिख रहा. एंड आई विल सेंड द स्क्रीनशॉट ओवर. डोंट वरी, कुछ डेटाबेस वगैरह का इशू होगा, ठीक हो जाएगा. लेकिन रिकॉर्डिंग मेरे में चल रही है यार. यहाँ पे मैं भी देख रहा था तो मे भी किसी किसी के में लिखा रहे. रिकॉर्डिंग जो भी है इसको हम रिजॉल्व करवा लेंगे, डोंट वरी. ओपन लिंक इन न्यू टैब. हाँ, मैंने भी ओपन लिंक इन न्यू टैब ही किया था क्योंकि इनके ज्यादातर बटन्स मतलब इनके इंटरफेस में पता नहीं चलता ना कि लिंक ओपन कर रहे हैं नहीं ओपन कर रहे हैं क्या चल रहा है. घूमता भी नहीं, कोई लोडर ही नहीं घूमता, तो इसलिए हमेशा न्यू टैब में ओपन कर लेना चाहिए. वही करता हूँ मैं हमेशा. तो मेरा वो बाय डिफॉल्ट 10 के साथ, मेरा बाय डिफॉल्ट ही ओपन इन न्यू टैब होता है. ओके, लेट मी जस्ट स्टार्ट टाइम प्लेयर. एक सेकेंड, इसको म्यूट कर देते हैं. ठीक है. मजाक मत बनाओ भाई, पढ़ रहे हो तुम प्लेटफॉर्म पे. ठीक है,
ये आ रहा है अश्विन का, क्या दिक्कत है? वही है क्या सभी का? योर सब्सक्रिप्शन हैज एक्सपायर्ड इन योर गेट टू एक्सेस द कंटेंट। ओ माय गॉड। तो आप वीडियो कैसे देख रहे हो मेरी? ठीक है, ये डेटाबेस के अंदर कुछ हो गया है इनके। लेट मी जस्ट स्क्रीनशॉट दिस एज वेल। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट्स मैं भेज दूंगा आगे। टेक्निकल टीम है जो कुछ कुछ करेगी। ठीक है भैया, आपको अनअकैडमी ही मिला था। ठीक है, अब हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है, but that's using Graphy which is powered by an academy, so let's hope कि वो सही चले। वो है सही, वो एक्चुअली यूज किया है थोड़ा मैंने, तो इट्स वर्किंग गुड। कंप्लीटली डिफरेंट। एक नया उन्होंने कुछ खरीदा है वर्टिकल ग्राफी, और उसके अंदर वो बनाते हैं, तो इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ होना है कि सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम कर दो। नहीं, सब्सक्रिप्शन तो 1 साल का ही रहेगा अवेलेबल आप लोगों को। आप लोग डाउनलोड वगैरह करके रख लो यार, बहुत तरीके होते हैं आजकल। मैं अपना ही पायरेसी करने के लिए कह रहा हूँ अपने कंटेंट को। कोई नहीं। It's more about the interaction and the community learning than about the videos. Longest common subsequence problem, हाँ, longest common subsequence ये हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली ये एक डीपी का बहुत ही ज्यादा फेमस प्रॉब्लम है, इसको अच्छे समझेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एक और चीज की, विच इज टेबुलर मेथड एंड रिकर्सिव मेथड। ठीक है, तो दो चीजों की बात करेंगे, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। डीपी के अंदर हम यूजुअली इन दो अप्रोच से काम कर रहे होते हैं। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा डीपी को जब भी कोई सॉल्व करता है तो एक मैट्रिक्स वगैरह बना के सॉल्व करता है। जैसे तुषार रॉय की वो प्लेलिस्ट अगर किसने देखी हो, तो तुषार रॉय मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो एक डीपी का मैट्रिक्स बना के सॉल्व करते हैं। मैंने कॉलेज में तुषार रॉय की डीपी की प्लेलिस्ट को फॉलो किया था, उस टाइम पे मतलब सबसे बेस्ट थी, और अभी भी मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ कभी कभार। ठीक है, व्हाट इज मेमोराइजेशन कवर करेंगे हम आगे। ये देखो अगला मेमोराइजेशन ही है, डोंट वरी। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको वो कंसेप्ट प्रैक्टिकली बता देगा कि ठीक है किस तरीके से काम करती हैं चीजें। ठीक है, तो देखिए लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस प्रॉब्लम हम इसकी बात करने वाले हैं। और इसके अंदर क्या है कि सपोज करो आपके पास दो स्ट्रिंग दे रखी है, एक है S1 और एक है S2। S1 कुछ इस तरीके से है, A B C A D B C। और अगर आपको दूसरी स्ट्रिंग देखिए S2 विच इज लेट्स से PPDQBCP। ठीक है, इस तरीके से हमें एक दो स्ट्रिंग दे रखी है। इसके अंदर बोल दिया लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस बताओ। सबसे पहले सबसीक्वेंस पता है सबको क्या होता है? हमने काफी क्वेश्चंस किए थे रिकर्जन के टाइम पे, सबसीक्वेंस बताओ एक स्ट्रिंग के, सारे सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बहुत सारे क्वेश्चन। सबसीक्वेंस पता है? सबसीक्वेंस एक स्ट्रिंग का सबसीक्वेंस क्या होता है? एक स्ट्रिंग के मल्टीपल सबसीक्वेंसेस हो सकते हैं। जब उस स्ट्रिंग के अंदर से आप एक या उससे ज्यादा कैरेक्टर्स को रिमूव कर देते हो तो आपके सबसीक्वेंसेस बन रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक स्ट्रिंग के अंदर ऑर्डर को मेंटेन करते हुए आप कैरेक्टर्स को लिख सकते हो, वो उनके सबसीक्वेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है सपोज करो ABC, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट सबसीक्वेंसेस बन सकते हैं, जैसे कि AC, AB या सिंपल C। ठीक है, इस तरीके से। तो आप एक स्ट्रिंग के अंदर से एक या उससे ज्यादा कैरेक्टर्स को रिमूव करते हो और जो एक नई स्ट्रिंग बन जाती है वो उसके सबसीक्वेंस होते हैं। ये सब स्ट्रिंग से अलग है। सब स्ट्रिंग एसी सब स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, एसी इज नॉट द सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग होता है एक स्ट्रिंग का कंटिगुअस सेक्शन। एक स्ट्रिंग के अंदर से जो कंटिगुअस सेक्शन होता है उसे हम कहते हैं सब स्ट्रिंग। वहीं पे एक स्ट्रिंग के अंदर से अगर आप बीच बीच में से चीजें हटा देते हो और एक नई स्ट्रिंग बनाते हो उसे कहते हैं सबसीक्वेंसेस। ये बात क्लियर है? सारे के सारे सब स्ट्रिंग सबसीक्वेंसेस होते हैं, लेकिन सारे सारे सबसीक्वेंसेस सब स्ट्रिंग हो जरूरी नहीं है। और सबसीक्वेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, सब स्ट्रिंग कम होते हैं। तो आपको दो स्ट्रिंग दे रखी है और इन स्ट्रिंग के अंदर आपको ढूंढना है एक ऐसे सबसीक्वेंस को
जो दोनों के अंदर कॉमन है और सबसे लंबा है, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस LCS। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रिंग है हमारी BDBC है ना, BDBC, ये जो स्ट्रिंग है हमारी, ये ऐसा सब सीक्वेंस है जो सबसे लंबा है और दोनों में कॉमन है। देखो यहाँ पे बन रहा है ऊपर वाले में, ये रहा BDBC, और यहाँ पे बन रहा है BDBC, ठीक है। तो BDBC एक ऐसा सब सीक्वेंस है जो दोनों में कॉमन है और सबसे लंबा है, 4 लेंथ का है। इसके अलावा और भी काफी सारे सब सीक्वेंसेस हैं, लेकिन सबसे लंबा सब सीक्वेंस BDBC ही है जो सबसे लंबा है। तो हमें बस यही रिटर्न करना है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं, कंटिग्यूअस नहीं लेना, नहीं, कंटिग्यूअस इज सबस्ट्रिंग। कंटिग्यूअस का मतलब होता है सबस्ट्रिंग, तो उस केस में होता है लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग प्रॉब्लम, एकदम डिफरेंट प्रॉब्लम होती है वो। दिस इज लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस प्रॉब्लम, ठीक है। और इसकी हेल्प से आप लोग मल्टीपल क्वेश्चन कर रहे होते हो, अभी हम देखेंगे भी। इसके बहुत ज्यादा वेरिएशंस होते हैं LCS के, उन सारे वेरिएशंस की भी बात कर रहे होंगे। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन समझ में आया सबको? समझ में आया क्वेश्चन? अभिषेक भाई तू लीड कोड के पीछे पड़ गया है क्या? लीड कोड पे होते नहीं क्या क्वेश्चन सॉल्व? हम यहाँ पे कर लेते हैं या लीड कोड पे करें, बात एक ही है। अभी लीड कोड पे कर लेंगे, डोंट वरी। BDBC सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? आयुष कह रहा है एक बार और सब सीक्वेंस एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? कैन यू प्लीज रिपीट इन वन सेंटेंस? ओके, तो बेसिकली आपको दो स्ट्रिंग दे रखी है S1 एंड S2, और आपको बताना है एक ऐसा सब सीक्वेंस जो सबसे लंबा है और दोनों में कॉमन है। हमने यहाँ पर देखा BDBC एक ऐसा सब सीक्वेंस है जो दोनों में कॉमन भी है और सबसे लंबा भी है, इसीलिए इसका आंसर है 4 और वो है BDBC। हमने देखा BDBC S1 के अंदर भी आ रहा है, BDBC S2 के अंदर भी आ रहा है BDBC। तो इस तरीके से ये सबसे लंबा और सबसे कॉमन सब सीक्वेंस है। सब सीक्वेंस और सब स्ट्रिंग बता दीजिए भैया, ठीक है। तो सब सीक्वेंस होता है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, कि सब सीक्वेंस के अंदर आप एक स्ट्रिंग के अंदर से कुछ कैरेक्टर्स को जब रिमूव कर देते हो तो आप एक नया सब सीक्वेंस बना देते हो। जैसे ABC में से अगर आपने B रिमूव कर दिया तो आपका एक बन गया AC, आपने ABC में से रिमूव कर दिया C तो आपका बन गया AB, आपने ABC में से रिमूव कर दिया A और B तो रिमूव बन गया C, ठीक है। सब स्ट्रिंग वहां पे क्या होता है? सब स्ट्रिंग होता है एक स्ट्रिंग के अंदर कंटिन्यूअस सेक्शन। तो यहाँ पर जैसे कि बन सकता है AB या फिर BC, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर AC एक सब स्ट्रिंग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि AC कंटिन्यूअस नहीं है। तो कंटिन्यूअस सेक्शन होता है हमारा सब स्ट्रिंग, वहीं पे नॉन कंटिन्यूअस होता है हमारा सब सीक्वेंस। दोनों के अंदर ही ऑर्डरिंग सेम होनी चाहिए। गिवन स्ट्रिंग में जो ऑर्डर दे रखा है कि A पहले आएगा C बाद में आएगा, तो वही आपको फॉलो करना है सब सीक्वेंस के अंदर कि हाँ A पहले आएगा C बाद में आएगा, ऐसे। एक्सक्यूज मी। समझ में आ गया क्वेश्चन? ABC का ऑर्डर रहना चाहिए ABC सब सीक्वेंस में, हाँ हाँ बिल्कुल, ऑर्डर मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर मेंटेन रखते हुए आप कुछ कुछ कैरेक्टर्स को हटा दोगे तो वो होता है सब सीक्वेंस। ऑलराइट, अब देखते हैं इसको हम कैसे कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल तरीके हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे एक ब्रूट फोर्स तरीके की। डीपी नहीं सोच रहे अभी हम, डीपी को बहुत देर तक अभी हम बात नहीं करेंगे डीपी की, ठीक है। डीपी की बात नहीं करेंगे अभी, हम बस समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम के अंदर आप इजीली ये देख सकते हो कि इस प्रॉब्लम को मैं सब प्रॉब्लम्स में तोड़ सकता हूँ, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम के अंदर तोड़ा जा सकता है। कैसे तोड़ा जा सकता है भैया? तो जरा समझते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर जो थोड़ा छोटा हो। लेट्स से S1 S2 A P B D और S2 है L A B T, ठीक है। इस तरीके से मान लो हमारे पास दो स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ अलग अलग हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता। मैंने बस यहाँ पर इस तरीके से एग्जांपल ले लिया। सपोज करो ऐसा करते हैं कि ले ही लेते हैं अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके की स्ट्रिंग है, तो इसके अंदर मुझे बताओगे सबसे लंबा कॉमन सब सीक्वेंस क्या है इस एग्जांपल के अंदर? ABT है, सही बात है, ABT।
ABT जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक ABT है और यहाँ पर भी ABT है, ठीक है। नीचे वाले के अंदर ABT एक सबस्ट्रिंग भी है, सब सीक्वेंस भी है। तो हमें ये बताना है कि ABT कैसे आंसर है। तो इसको हम करने के लिए कैसे कर रहे होंगे, हमें जैसे मैंने आपको बताया प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ना है कि जो चीज APB के अंदर है और जो चीज LABT के अंदर है, वही चीज उसके सब स्ट्रिंग के अंदर कैसे हो सकता है, मतलब उसके उससे जब सब प्रॉब्लम के अंदर कैसे हो सकती है। अगर प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम में टूट रही है तो DP के लिए वही कंडीशन होती है। अगर प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम में टूट रही है तो प्रॉब्लम के पास सब स्ट्रक्चर है, इसका मतलब। और उसके बाद अगर वो सब प्रॉब्लम ओवरलैपिंग भी है तो इसका मतलब यहाँ पर DP लग सकती है। ये दो कंडीशन देखनी है। सबसे पहले हमें देखने क्या ये प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम में टूट सकती है। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल सब प्रॉब्लम में टूट सकती है। चीज कैसे टूट सकती है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने आपको बोल दिया कि एक स्ट्रिंग मैंने आपको दी ABC और दूसरी स्ट्रिंग मैंने दी आपको लेट्स से B, और मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों के अंदर जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है उसकी लेंथ है 2, ठीक है, सॉरी 1, उसकी लेंथ है 1। हमें दिख रहा है कि हाँ एक स्ट्रिंग है ABC और एक स्ट्रिंग है B, इन दोनों के अंदर जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है उसकी लेंथ है 1 विच इज इक्वल्स टू B। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि ठीक है आपको इसका आंसर पता है ना, मैं बोलूँगा, आप बोलोगे हाँ भैया इसका आंसर पता है। उसका मैं बोलूंगा ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर D ऐड कर देता हूँ दोनों साइड। अब बताओ क्या होगा। तो आप बोलोगे कि ठीक है जो आपने नया करेक्टर ऐड किया है दोनों के अंदर D, वो दोनों के अंदर बराबर है। तो हम बता सकते हैं कि हाँ नए प्रॉब्लम का आंसर जो है वो है 2, ठीक है। दोनों के अंदर करेक्टर जो है वो बराबर है, इसलिए आंसर जो है अब नई प्रॉब्लम का आंसर हो गया है 2। तो आप छोटी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम का आंसर बता पा रहे हो, इसका मतलब प्रॉब्लम के अंदर सब प्रॉब्लम तो है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर सपोज करो एक नई स्ट्रिंग ऐड करता हूँ, यहाँ पर D के आगे लगा दिया मैंने P और इसके आगे मैंने कुछ नहीं लगाया, तो आप बोलोगे ठीक है यहाँ पे आपने एक नया करेक्टर ऐड कर दिया लेकिन नीचे वाले के अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया, तो स्टिल आंसर 2 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि चलो ठीक है इसका आंसर यही है, मैं इसके आगे ऐड कर देता हूँ P। तो आप बोलोगे ठीक है ये वाला जो P है मेरे इस वाले P के साथ मैच कर रहा है, और मेरा जो पहले आंसर था इस P को इंक्लूड करके नहीं था, तो अब मेरा आंसर जो है वो BDP मतलब 3 के बराबर हो गया। हमें ये बात समझ में आ रही है कि ठीक है एक बड़ी प्रॉब्लम का आंसर निकालने के लिए हम सब प्रॉब्लम की हेल्प से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सब प्रॉब्लम तो बन सकती है इसके अंदर, और आप देखोगे कि हाँ इसमें सब प्रॉब्लम बन भी सकती है। आप कंपेयर करो लास्ट करेक्टर को, लास्ट करेक्टर के साथ कंपेयर करो, दोनों के अंदर P और P है, ठीक है, दोनों के अंदर P है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर P और P है तो P को जरा डिस्कार्ड कर दो, और P को डिस्कार्ड करने के बाद हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी ABCD और दूसरी बन जाएगी BD। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप लोग ABCD और BD इस प्रॉब्लम का आंसर लाके दे दो और उसके अंदर ऐड कर दो सिर्फ P, मतलब उसके अंदर ऐड कर दो सिर्फ 1, तो आप पूरे इस बड़ी प्रॉब्लम का आंसर भी निकाल सकते हो। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि दोनों के अंदर P कॉमन है लास्ट में। तो मैंने P को हटा दिया, प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ना है, राइट। मैंने P को हटा दिया लास्ट में से, और मैंने बोल दिया कि अब मेरी P को हटाने के बाद सब प्रॉब्लम क्या बन रही है, ABCD और BD, ठीक है, ये प्रॉब्लम बन गई है मेरी। और इसका आंसर अगर आप लोग मुझे लाके दे दोगे, उसके अंदर सिर्फ मुझे 1 ऐड करना है और मैं ओवरऑल क्वेश्चन का आंसर लाके दे सकता हूँ आपको। ये बात हमें समझ में आ रही है। +1 क्यों किया मैंने, +1 इसलिए किया क्योंकि इसका आंसर कुछ भी आएगा, इसका आंसर कुछ आएगा, मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर कुछ आएगा, उसके अंदर मुझे P ऐड करना है, बस P ऐड करना है, मतलब एक करेक्टर ऐड करना है, ठीक है। तो ABCD BD इस प्रॉब्लम का आंसर आएगा 2, 2 के अंदर मैं ऐड कर दूंगा 1, तो मुझे टोटल आंसर मिल जाएगा 3, ठीक है। ABCD BD इस क्वेश्चन का आंसर आएगा BD, जो कि 2 के बराबर है। तो इसके अंदर मेरे को सिर्फ 1 ऐड करना है, तो मेरा टोटल ओवरऑल प्रॉब्लम का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ठीक है लास्ट करेक्टर को चेक करते हैं, अगेन हम लास्ट करेक्टर को चेक करते हैं। हमें दिख रहा है कि हाँ D और D बराबर है। क्योंकि D और D बराबर है तो मैं इसको इस D को अगेन डिस्कार्ड कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम हमारी सब प्रॉब्लम में बन जाएगी ऐसे ABC और B। इस सब प्रॉब्लम के अंदर बस एक ऐड करना है, इस सब प्रॉब्लम के आंसर के अंदर सिर्फ एक ऐड करना है और आपको ऊपर वाली प्रॉब्लम का आंसर मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो प्रॉब्लम से सब प्रॉब्लम में आते आ रहे हो, एक एक स्टेप करके छोटा करते आ रहे हो अपनी प्रॉब्लम को। और यही होता है हमारी सब प्रॉब्लम में टूटती आती है प्रॉब्लम, और उसको फिर हम सॉल्व कर पाते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर हम यही कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ रहे होते हैं। यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ते आ रहे हैं। प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ते रहेंगे तो हम इसको इजीली कर पाएंगे। ये एक बेटर तरीका है ये स्टिल एक बेटर तरीका है। इससे भी ज्यादा बुरा तरीका पता क्या होता, इससे भी ज्यादा बुरा तरीका क्या होता कि सपोज करो आपके पास जो S1 बन रहा है ये M लेंथ का है और S2 जो बन रहा है वो N लेंथ का है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर S1 की लेंथ है M, तो बताओ कितने टोटल सब सीक्वेंसेस पॉसिबल हैं। तो मुझे बता सकता है कोई कितने सब सीक्वेंसेस पॉसिबल हैं?
आते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो। एम फैक्टोरियल नहीं, S1 की लेंथ अगर m है तो S1 के सबसीक्वेंसेस कितने बनेंगे टोटल? m-1 सबसीक्वेंसेस नहीं, टू द पावर m सबसीक्वेंसेस बनेंगे ना टोटल। कितने सबसीक्वेंसेस पॉसिबल हैं एक m लेंथ की स्ट्रिंग के? यूनिक की टेंशन मत लो, रिपीट भी कर सकते हैं। टू द पावर m बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं टू द पावर m? तो देखो यहाँ पर एक लेंथ के कितने बनेंगे, एक लेंथ का बनेगा m सबसीक्वेंसेस है ना, एक लेंथ के m सबसीक्वेंसेस बन सकते हैं। दो लेंथ के बन सकते हैं MC2, मतलब m में से दो पिक करने हैं आपको, ठीक है। m आपको चॉइसेस दे रखे हैं, उसमें से दो चॉइसेस पिक करनी है तो उसकी होती है MC2। सिमिलरली तीन लेंथ के भी बन सकते हैं MC3, ऐसे करते करते m लेंथ के बन सकते हैं MCM तो 1 के बराबर होता है। m को हम बोल सकते हैं MC1, और एक होगा हमारा MC0, कि जीरो लेंथ का भी सबसीक्वेंस हो सकता है, राइट, मतलब जिसके अंदर कुछ भी कैरेक्टर नहीं हो उसे हम कहेंगे MC0। इन सब का हम समेशन करते हैं तो कितना आता है? ये मैथ के अंदर एक आपने देखा भी होगा, 1+x⁴m, इसका इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो वो ऐसे ही कुछ बन रहा होता है, राइट। यहाँ पर x की वैल्यू अगर 1 कर देंगे तो 2⁴m बन जाएगा, उसके अंदर x भी आ रहा होता है साथ में, मैंने यहाँ पर x लिखा नहीं है। खैर ये होता है आपका 2⁴m, ये सिंपल मैथ है। तो यहाँ पर अगर एक स्ट्रिंग दे रखी है आपको ऐसी S1, तो उसके अंदर टोटल 2⁴m सब बन सकते हैं, ये बस मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, साइड नोट है। तो S1 के अंदर आपके टोटल 2⁴m सब है, और S2 के अंदर टोटल 2⁴n सब है। एक तरीका क्या है कि आप सारे के सारे S1 के सब में जाओ और उसे कंपेयर करो S2 के सारे सारे सब के साथ, ठीक है। अगर दोनों मैच कर गए वो सब तो देख लो कि लेंथ कितनी आ रही है इसकी। अगर लेंथ सबसे बड़ी है तब अपडेट कर दो, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना पड़ रहा है, S1 के सारे सारे सब में जाना पड़ रहा है, S2 के भी सारे सारे सब में जा रहे हैं, और हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों को कि कौन सा सब बड़ा है। तो अल्टीमेटली आपको एक ऐसा सब भी मिलेगा विच इज BDBC, जो कि S1 के अंदर भी है, S2 के अंदर भी है, और जिसकी लेंथ सबसे बड़ी है। इसके अलावा आपको और भी सब मिलेंगे, लेकिन वो BDBC से छोटे ही होंगे। तो एक ये तरीका है कि आप S1 के सारे सारे सब निकालो, S2 के सारे सारे सब निकालो, और इटरेट कर लो, नॉर्मल जो इटरेशन होती है हमारी फॉर लूप लगा के। उस फॉर लूप की हेल्प से अगर आप करोगे तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली आ रही होगी। बेसिकली अगर आपके पास m लेंथ की स्ट्रिंग है तो आप सारे सारे m कैरेक्टर्स कंपेयर करोगे, और 2⁴m मल्टीप्लाई बाय 2⁴n आपका लूप चलेगा। तो 2⁴m मल्टीप्लाई बाय 2⁴n, और उसके बाद आप जो कंपेयर कर रहे हो वो सपोज करो m टाइम कर रहे हो ओवरऑल, अगर m या n में से जो भी बड़ा है उस उतने टाइम कर रहे हो, तो इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी विच कैन बी रिटर्न एज बिग O ऑफ n2⁴n, ठीक है। m को हटा दिया है मैंने, क्योंकि बिग O लेते टाइम आप एक ही चीज को कंसिडर करते हो, m या n, फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से जो भी बड़ा है, m या n में से जो भी बड़ा है उसको लेके आप आगे बढ़ सकते हो। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है n2⁴n। ये तब आ रही है जब आप बिल्कुल तगड़े वाला ब्रूट फोर्स कर रहे हो, ठीक है। इसको हम थोड़ा ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे। ऑप्टिमाइज करने के लिए मैंने बताया इस तरीके से प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ रहे होंगे। अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम में कैसे तोड़ रही है तो मैं भी आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके। फिलहाल के लिए बस ये समझो कि अगर लास्ट के कैरेक्टर मैच कर रहे हैं तो लास्ट के कैरेक्टर को आप साइड में रख सकते हो, +1 कर दिया और प्रॉब्लम आपकी सब प्रॉब्लम में टूट गई, ठीक है। लास्ट के कैरेक्टर को आपने डिस्कार्ड कर दिया स्ट्रिंग में से, तो P और P लास्ट में दोनों मैच कर रहे हैं इसलिए मैंने P को हटा दिया, तो हमारी प्रॉब्लम बन गई ABCD और दूसरी स्ट्रिंग है BD, ठीक है। तो अगर मैंने पैरेंथेसिस के अंदर दो स्ट्रिंग लिखी है इसका मतलब ये हमारी प्रॉब्लम है। उसके बाद D और D अगेन मैच कर गए तो हमारी स्ट्रिंग बन गई ABC और B। अब यहाँ पर C और B मैच कर रहे हैं, C और B मैच नहीं कर रहे हैं, C और B मैच नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें सब प्रॉब्लम में तोड़ना है। लेकिन तो यहाँ पर सब प्रॉब्लम में तोड़ने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप C को डिस्कार्ड कर दो, ठीक है, या तो आप C को डिस्कार्ड कर दो तो ये बन जाएगा आपका A B और B, या फिर आप इस B को डिस्कार्ड कर दो तो ये बन जाएगा आपका ABC और एम्प्टी स्ट्रिंग। डिस्कार्ड करने का मतलब क्या है कि इसको आप कंसिडर नहीं करोगे सबसीक्वेंस की गिनती में, ठीक है। आप बोल रहे हो कि एक बार तो मैं C को हटा के देख लेता हूँ कितने लेंथ का मैक्सिमम सबसीक्वेंस पॉसिबल है, एक बार मैं दूसरी स्ट्रिंग के अंदर B को हटा के देख लेता हूँ सबसे लंबी लेंथ का सबसीक्वेंस कितना पॉसिबल है। ये दो मेरे पास चॉइसेस हैं, इन दोनों चॉइसेस में से जो भी सबसे लंबा आंसर आएगा वो मैं रिटर्न करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली इस तरीके से कि मैक्स ऑफ दीज टू थिंग्स, ठीक है। ये दो प्रॉब्लम्स हैं, इन दोनों प्रॉब्लम्स के अंदर इनका जो आंसर आएगा उसके अंदर जो भी सबसे बड़ा आंसर होगा वो रिटर्न करेंगे तो हम ऊपर वाले प्रॉब्लम का आंसर निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब ये फिर फर्दर टूट गया। एक साइड बन गया है ए बी और बी, यहाँ पर अगेन बी और बी मैच कर रहे हैं, तो हमारी प्रॉब्लम जो बनेगी वो बन जाएगी ए और एम्प्टी स्ट्रिंग। क्योंकि बी और बी मैच कर रहे हैं तो हम बी को हटा देंगे सिंपली, एक बन जाएगा ए, एक बन जाएगा एम्प्टी स्ट्रिंग। और यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग है और दूसरा है एबीसी। जब भी एम्प्टी स्ट्रिंग है और एबीसी है तो मुझे बताएगा कोई कि एक स्ट्रिंग है हमारी एबीसी और दूसरी स्ट्रिंग है हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग, इन दोनों के अंदर सबसे लंबा कॉमन सबसीक्वेंस कितनी लेंथ का है? जीरो लेंथ का है। एबीसी और एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर सबसे लंबा कॉमन सबसीक्वेंस जीरो लेंथ का है, राइट। एबीसी के पास भी एक सबसीक्वेंस है जीरो लेंथ का, और एम्प्टी सबसीक्वेंस भी मतलब जीरो लेंथ का देता है, तो ये रिटर्न कर देगा सिंपली जीरो। तो ये हमारा एक तरीके से बेस केस होगा, रिकर्जन जो बन रहा है पूरा का पूरा ये, इसके अंदर बेस केस ये होगा कि जब दोनों में से कोई भी स्ट्रिंग आप छोटा करते आ रहे हो, जैसे कोई भी स्ट्रिंग छोटी होते होते खत्म हो जाती है तो रिटर्न कर दो जीरो। यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग जीरो बन गई है इस वाले केस में, आप देख रहे हो यहाँ पर ए और एम्प्टी स्ट्रिंग, तो यहाँ से भी हम रिटर्न कर देंगे जीरो। लेकिन ये है ए बी बी और यहाँ पे लिखा होगा प्लस वन भी, राइट, क्योंकि आपने बी भी ऐड करना है इसके अंदर, तो आप यहाँ पे जीरो रिटर्न ना करके जीरो प्लस वन रिटर्न कर रहे होगे, तो ये वाला फंक्शन यहाँ से रिटर्न करेगा टू, सॉरी वन, जीरो प्लस वन, ठीक है, ये वाला फंक्शन यहाँ से रिटर्न करेगा वन। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि ए बी और बी के अंदर सबसे लंबी लेंथ का सबसीक्वेंस जो कॉमन है वो है बी, जो कि एक लेंथ का है, और राइट साइड से रिटर्न हो रहा है जीरो। दोनों में से सबसे बड़ा क्या है? दोनों में सबसे बड़ा है वन, राइट, तो यहाँ से रिटर्न होना चाहिए वन, वन प्लस वन टू, टू जाएगा ऊपर, ठीक है, ये वाला वन भी ऐड कर दिया मैंने, तो वन प्लस वन टू हो गया यहाँ पे, और ये टू ऊपर जाएगा, एंड देन टू प्लस वन थ्री, थ्री और रिटर्न होगा यहाँ से फिर, ठीक है। तो ऊपर वाली जो प्रॉब्लम है वो थ्री रिटर्न करेगी, और थ्री हमें दिख भी रहा है आंसर है बी डी पी, बी डी पी इज द आंसर, और ये तीन लेंथ का है। तो ये इस तरीके से काम करता है। आई थिंक यहाँ पे सबको समझ में आ रहा होगा कि अब क्या हो रहा है। अगर समझ में नहीं भी आ रहा तो भी टेंशन मत लो, क्योंकि इस प्रॉब्लम को अभी हम आज की पूरी क्लास के अंदर लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस को अच्छे समझने वाले हैं, इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देख रहे होंगे। तो ये जो अभी हमने तरीका देखा ना, इसके अंदर हमने कोई भी इसके अंदर डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं लगाई है, ठीक है। इसके अंदर हमारी प्रॉब्लम अगर रिपीट भी कर रही है तो भी आपको पता नहीं चलेगा, मतलब इस वाले के अंदर तो आई थिंक कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम बनेंगी ऐसी जिनके अंदर आपकी सब प्रॉब्लम रिपीट कर रही होंगी, तो वहां पर वो रिपीटिशन हो रहा होगा और आपको देखोगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर भी, मैंने आपको दिखाया था कि जब आप डीबी यूज नहीं कर रहे थे और तब आप अपने प्रोग्राम को रन कर रहे थे बड़े बड़े इनपुट के लिए, तो आपका प्रोग्राम बहुत लंबा चलते आ रहा था, एग्जीक्यूशन रुक ही नहीं रहा था। वहीं पे जैसे हमने डीबी वाली लाइन ऐड करी, तो क्योंकि वहां पे सब प्रॉब्लम हम बार बार कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो तुरंत एग्जीक्यूशन हो जा रहा था, राइट। वो होती है डीबी की पावर, वो होती है मेमोरी की पावर। वो हम यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से प्रॉब्लम रिपीट कर रही है, और उनसे बचने के लिए हम अपनी मेमोरी के अंदर स्टेट्स को स्टोर कर सकते हैं। वो अभी हम आगे देख रहे होंगे। अभी फिलहाल इस एग्जाम्पल के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जहां पर कोई स्टेट रिपीट कर रही हो, राइट, कुछ भी ऐसा नहीं है यहाँ पे स्टेट रिपीट कर रही हो, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे हमें समझ में आया कि किस तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है, किस तरीके से आपकी स्ट्रिंग से किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम से सब प्रॉब्लम में चीजें टूट रही हैं, ठीक है। शुरुआत में था ए बी सी डी पी और बी डी पी, और वो धीरे धीरे करके टूटता गया। टेम्प बनाना पड़ेगा क्या? स्ट्रिंग को टेम्प बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं, स्ट्रिंग को हम टेम्प नहीं बना रहे होंगे, हम एक्चुअली यहाँ पर इंडेक्स के साथ खेल जाएंगे, ठीक है। एक इंडेक्स वेरिएबल बनाएंगे, आप देखोगे अभी कोड की टेंशन मत लो, प्लीज कोड की टेंशन अभी मत लो, अभी फिलहाल सिर्फ लॉजिक को देखो कि किस तरीके से कर रहे होंगे। स्ट्रिंग को एरे करके कंपेयर करके काउंट प्लस प्लस करेंगे, तो स्ट्रिंग टू एरे कर दिया, कंपेयर करके काउंट प्लस प्लस करके एरे करेंगे, तो आपने स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, सही बात है, ठीक है, करेक्टर का एरे बन गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं आप? काउंट प्लस प्लस करके करेंगे, तो मतलब काउंट प्लस प्लस करके क्या कर रहे हो? एक बार लिख के भेजो अगर कुछ सोच रहे हो तो। फिलहाल इसकी बात करते हैं किस तरीके से प्रॉब्लम से सब प्रॉब्लम में टूट रही है। इस वाले एग्जांपल को देखते हैं S1 S2, और एक काम करते हैं, इसमें मैं आपको मेमोराइजेशन बाद में बताऊंगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और इस दूसरे एग्जांपल के लिए ना आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग भी इस एग्जांपल को लो और करने का ट्राई करो, ठीक है। मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ, इस बी को हटा देता हूँ, तो ये सिर्फ LAT है, दिस इज नाउ LAT, एंड दिस इज APBDT, APBDT एंड LAT। इसको हमें तोड़ना है रिकर्सिवली, देखते हैं कैसे टूटेगा। तो सबसे पहले तो दोनों के दोनों करेक्टर बराबर हैं लास्ट के, तो हम इसे तोड़ देंगे इस तरीके से कि APBD, एंड देन दूसरा बन रहा है LA प्लस वन। प्लस वन क्यों किया? क्योंकि दो करेक्टर मैच कर गए,
तो अगर सब प्रॉब्लम का आंसर पता है तो बड़ी वाली प्रॉब्लम का भी आंसर निकाल सकते हैं, बस सब प्रॉब्लम के आंसर में एक ऐड करना है, बड़ी प्रॉब्लम का आंसर निकल जाएगा। उसके बाद डी और ए मैच नहीं कर रहे तो हमारी दो प्रॉब्लम बन सकती है यहाँ पर। पहली प्रॉब्लम बनेगी, सपोज करो हमने डी को इग्नोर कर दिया आंसर में से, तो डी ये बन जाएगा ए पी बी और दूसरा बन जाएगा एल ए, या फिर हमने यहाँ से ए को इग्नोर कर देते बन जाएगा ए पी बी डी और एल, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर अब अगेन हम देखेंगे बी और ए मैच नहीं कर रहे, लेफ्ट साइड जाते हैं, राइट साइड को अभी फिलहाल के लिए छोड़ो, लेफ्ट साइड जाते हैं, तो बी और ए मैच नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम दो साइड में जा सकते हैं। एक साइड में हम इस बी को इग्नोर कर देंगे तो ये बन जाएगा ए पी और एल ए, और दूसरी साइड बन जाएगा ये ए पी बी और एल, इस तरीके से। और सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे तो ये भी दो पार्ट में टूटेगा, विच इज ए पी बी और एल, और एक बन जाएगा ए पी बी डी एंड एम टी, इस तरीके से। एम टी वाले से तो जीरो ही रिटर्न होने वाला, तो ये तो यहाँ से जीरो रिटर्न कर देगा। अब आते हैं इस साइड, यहाँ पर पी और ए मैच नहीं कर रहे हैं तो ये भी फर्दर दो में टूट जाएगा, ये बन जाएगा आपका ए एल ए और ए पी एल, यहाँ भी बी और एल मैच नहीं कर रहे तो ये बन जाएगा ए पी और एल और ए पी बी और एम्प्टी स्ट्रिंग। सिमिलरली यहाँ पर भी मैच नहीं कर रहे, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम रिपीट हो रही है। ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है ये चीज इसके बराबर है, राइट, एग्जैक्टली सेम है। और जो मैं यहाँ नीचे करने वाला हूँ एक साइड, वही मैं दूसरी साइड भी कर रहा हूँ, तो इस साइड में नहीं लिख रहा है सेम चीज। ठीक है, आप यहाँ पर खुद देख रहे हो कि हाँ चीजें रिपीट कर रही है, ये रिपीट करती है प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम्स जब रिपीट करते हैं इसी को तो हम कहते हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। तो ये यहाँ पर हमें एक दिख रहा है कि एक सब प्रॉब्लम तो ओवरलैप कर रही है, यहाँ से उस साइड से जीरो रिटर्न हो रहा है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ए और ए ये हो गया है, तो ए और ए क्योंकि बराबर है तो यहाँ पर बताओ मैं क्या लिखूंगा, ए और ए बराबर है तो व्हाट इफ नो मैच, तो बता तो दिया मैंने, जब नो मैच है तब दो पार्ट में तोड़ो, और जब मैच है तो सीधा प्रॉब्लम से सब प्रॉब्लम में तोड़ो। ठीक है, बस ये दो रूल फॉलो करने हैं। इफ एल्स, अगर लास्ट के कैरेक्टर मैच कर गए तो दोनों कैरेक्टर को डिस्कार्ड कर दो, लास्ट के कैरेक्टर मैच नहीं कर रहे तो एक बार में एक को डिस्कार्ड करो, दूसरी बार में दूसरे को डिस्कार्ड करो। यहाँ पर बोला जा रहा है एम्प्टी एल प्लस वन। ठीक है, यहाँ पर ए और ए मैच करके, क्योंकि यहाँ के लास्ट के कैरेक्टर मैच करके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एम्प्टी एल प्लस वन। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर ए पी और एल है, और ए पी और एल के अंदर ए और एल, पी और एल मैच नहीं कर रहे तो एक बार में हम करेंगे ए एल, और एक बार करेंगे हम ए पी और एम्प्टी स्ट्रिंग। और यहाँ भी आप देख सकते हो कि ए पी और एल यहाँ भी लिखा हुआ है एक बार, और एक बार यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इधर जो कर दिया वो उधर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ से तो रिटर्न हो जाएगा जीरो, लेकिन ये है जीरो प्लस वन, राइट, रिटर्न करने वाले को हम अलग पेन से लिखते हैं, तो यहाँ से रिटर्न होगा जीरो, जीरो प्लस वन इज वन, राइट, तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा वन ऊपर, ए और एल ए रिटर्न करेगा वन। ये बोले मुझे एक लेंथ का सबसीक्वेंस मिल रहा है, ए और एल ए के अंदर आपको पता है ए है जो कि वो सबसे लंबा सबसीक्वेंस है जो दोनों में कॉमन है, और दूसरी साइड से क्या रिटर्न हो रहा है, तो दूसरी साइड वाला हम लिखते हैं, तो इधर बन गया ये ए और एल, ए और एल दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये बन जाएगा आपका एक बार बन जाएगा ये एम्प्टी एल, और एक बार बन जाएगा ये ए और एम्प्टी, इस तरीके से। दोनों ही साइड से जीरो रिटर्न होने वाले, जीरो एंड जीरो, तो ये रिटर्न करेगा ऊपर मैक्स ऑफ जीरो जीरो, तो ये रिटर्न करेगा जीरो। तो ए और एल के अंदर हम कह सकते हैं कि जीरो लेंथ का सबसीक्वेंस है जो कि कॉमन है। सिमिलरली यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग बन गई तो ये भी रिटर्न करेगा जीरो, और एपीएल ऊपर रिटर्न करेगा जीरो। तो इसका मतलब एपी और एल का आंसर आ रहा है जीरो, हमें दिख भी रहा है एपी और एल के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर ये जो फंक्शन है यहाँ पर एपीएल ए, ये रिटर्न करेगा ऊपर, बताओ यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, यहाँ पर जो मैंने लिखा है यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, इस जगह पे इस ग्रीन के अंदर क्या रिटर्न होने वाला है, वन, बिल्कुल सही बात है, यहाँ रिटर्न होगा वन। वन कैसे आया भैया, तो लेफ्ट और राइट साइड का जो भी मैक्सिमम होगा वो रिटर्न होगा। ठीक है, तो लेफ्ट से रिटर्न आया है वन, राइट से आया है जीरो, इन दोनों का मैक्सिमम क्या है, इन दोनों का मैक्सिमम जो होगा वो रिटर्न होगा, तो मैक्सिमम है वन, तो वन रिटर्न हो गया ऊपर।
ठीक है। अब इस साइड आते हैं एपीएल वाली साइड। तो एपीएल वाली साइड से आपको दिखा था यहाँ पे जीरो रिटर्न हुआ था, तो मैं इसके नीचे पूरा का पूरा ट्री नहीं बना रहा। आपको दिख रहा होगा कैसे, वो ट्री बनाने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि नीचे मैं ट्री बनाऊंगा ना वही ट्री बनेगा जो ट्री यहाँ पर है ना, पूरा का पूरा ये सेम ट्री यहाँ बनेगा, क्योंकि एपीएल ही तो लिखा हुआ है। प्रॉब्लम रिपीट हो रही है और रिटर्न होना है इसको फाइनली जीरो ही, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल जीरो। और एपीबी एंड एम्प्टी स्ट्रिंग ये भी रिटर्न करेगा जीरो। तो आपको दिख रहा है एपीबी और एल इसके अंदर जीरो लेंथ का सब सीक्वेंस है जो कि रिपीटिंग है, तो यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे जीरो और ये वाला फंक्शन रिटर्न करेगा ऊपर वन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी लेफ्ट साइड का काम हो गया। और ये बोल रहा है कि ठीक है एपीबी और एल ए के अंदर वन लेंथ का सब सीक्वेंस है। राइट साइड आते हैं। राइट साइड आप देखोगे क्योंकि इस साइड एपीबी और एल था, उसने रिटर्न किया था जीरो ही, तो मैं भी यहाँ पर जीरो ही लिख देता हूँ। मैं इसको फर्दर ओपन नहीं कर रहा, अभी मैं रिकर्जन ही लगा रहा हूँ। मैंने आपको अभी डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं बताया, लेकिन आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्यों लगाना है यहाँ पे अभी से समझ में आने लग गया होगा। आपको याद आ रहा होगा अगर लास्ट क्लास के अंदर हमने कैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगाया था कि चीजें रिपीट कर रही थी, सब प्रॉब्लम्स रिपीट कर रही थी। तो वहां पे एक बार अगर आपने सोल्यूशन निकाल लिया किसी चीज का, तो दोबारा क्यों निकालना उसी सेम चीज का सोल्यूशन, राइट? वहीं से वहीं रिटर्न कर दो। एक तरीके से वही चीज लगा रहे हैं यहाँ पे हम। अभी फिलहाल मैं आपको रिकर्जन बता रहा हूँ। उसके बाद राइट साइड से भी रिटर्न हो रहा है जीरो, तो ये भी रिटर्न करेगा यहाँ से जीरो। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ जीरो एंड जीरो इज जीरो। और ये फंक्शन रिटर्न करेगा जीरो। तो इस फंक्शन का काम है जीरो रिटर्न करना, लेकिन ये ऊपर रिटर्न करेगा जीरो प्लस वन। ठीक है, सॉरी, ये फंक्शन का काम है रिटर्न करना वन, और ये रिटर्न करेगा वन प्लस वन टू। ठीक है, ये वाला वन भी तो है यहाँ पर, तो ये रिटर्न करेगा वन और वन टू। तो ओवरऑल फंक्शन हमें रिटर्न करेगा यहाँ पर टू। तो हमें दिख भी रहा है हाँ यहाँ पर टू लेंथ है। कैसे टू लेंथ आ रही है? ये आ रही है ए और टी से, ए टी यहाँ पर भी है और ए टी यहाँ पर भी है। और इसको अगर आपको बैक ट्रैक करके समझना है तो आप समझ सकते हो कि 80 ही आंसर कैसे है। हम समझते हैं 80 आंसर कैसे है। तो आप देखो ऊपर से नीचे चलता हूं मैं इस बार अब, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर टी और टी कॉमन था, तो मैंने बोला कि ठीक है ये टी और टी कॉमन है, तो टी को तो साइड कर लो, प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ लो, टी तो हमारा आंसर में आएगा ही। तो टी को हमने अलग निकाल लिया, टी के लिए हमने लिख दिया यहाँ पे प्लस वन। ठीक है, इस तरीके से टी हमारा आंसर में आ गया, प्रॉब्लम हमारी सब प्रॉब्लम में टूट गई। अब मुझे दिख रहा है कि ए है जो दोनों में है, ठीक है। और ए कहाँ से आ रहा है? ए आ रहा है यहाँ से, ए देखो इस साइड से, ए इस साइड से आ रहा है भाई, है ना, ए इस साइड से आ रहा है। तो ये जो वन है ये यहाँ से लेफ्ट से एकदम ऊपर तक जाता जाएगा, यहाँ पे ए इधर भी है, ए इधर भी है, एंड देन यहाँ पे फर्दर प्लस वन होगा क्योंकि टी दोनों के अंदर कॉमन था, इसलिए आंसर इसका टू आ रहा है। तो ये था हमारा रिकर्जन। और इसके अंदर अगर आप इस तरीके से चलोगे तो इसके अंदर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ टू रेज़ टू द पावर एन। टू रेज़ टू द पावर एन क्यों आएगी? क्योंकि पहले आप क्या कर रहे थे, अभी भी हम जा तो सभी के सभी सब सीक्वेंस में रहे हैं, ठीक है, अभी भी हम सारे सब सीक्वेंस में जा रहे हैं। मतलब इसको मैंने फर्दर बस ओपन नहीं किया, सिमिलरली मैंने इसको भी फर्दर ओपन नहीं किया, लेकिन ये फर्दर और ओपन होते। ठीक है, अभी भी आप अगर स्ट्रिंग को बनाओगे तो टू रेज़ पावर एन जाएगा। पहले था ये n इंटू टू रेज़ पावर एन, क्योंकि आप हर एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कर रहे थे। तो वो जो कंपेरिजन ऑपरेशन है, क्योंकि आप हर एक स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको दूसरी स्ट्रिंग के सारे सारे कैरेक्टर के साथ कंपेयर कर रहे थे, तो वो बिग ऑफ एन उसमें भी आ जा रहा था कंपेयर के अंदर। इधर वो हम कंपेयर नहीं कर रहे क्योंकि इसके अंदर हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर n इंटू टू रेज़ पावर एन से हटके पहले था हमारा n इंटू टू रेज़ पावर एन, उससे हटके हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई यहाँ पे बिग ऑफ टू रेज़ पावर एन। लेकिन स्टिल बिग ऑफ टू रेज़ पावर एन इसके लिए काफी ज्यादा ह्यूज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम रिपीट कर रही है, तो इसको हम बड़े ही इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बिग ओ ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय एम के अंदर। ठीक है, अब ये n मल्टीप्लाई बाय m आपके n और m पे डिपेंड करता है। किसी किसी n m के केस में हो सकता है बिग ऑफ टू इस पावर n छोटा हो जाए, n m बड़ा हो जाए। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा ही होगी बड़े बड़े नंबर्स के केस में। अगर आप देखोगे जब n और m के नंबर n और m बहुत बड़े बड़े हैं, उस केस में टू इस पावर n एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, वहीं पे n इंटू m जो है वो क्वाड्रेटिकली ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो टू इस पावर n से आप लेकर आ गए इसको n स्क्वायर के अंदर, लेकिन आप इस बार स्पेस यूज करोगे। ठीक है, स्पेस यूज करोगे आप बोलोगे कि जो चीजें ऑलरेडी आंसर मिल गई हैं उन चीजों का आंसर मत ढूंढो। ठीक है, उन चीजों को फर्दर सॉल्व करने की ट्राई मत करो, क्योंकि उनका आंसर हमारा स्टोर्ड है। एपी और एल, ये जो प्रॉब्लम थी एपी और एल, इसका आंसर ऑलरेडी हमें मिल गया है कि एपी और एल का आंसर जीरो है, तो उसको दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली एपी बी और एल, उसका आंसर मुझे इस साइड मिल गया था, इधर एक बार मिल गया था,
तो मैं दोबारा कैलकुलेट करने नहीं जाऊंगा, उसका आंसर 0 है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से, तो इस तरीके से हम चल रहे होंगे। शाह कह रहा है द प्रोसेस आई अंडरस्टूड बट आई डिड नॉट इवन गेट अ क्लू व्हेन आई हर्ड दिस क्वेश्चन। देखो ये ऐसी प्रॉब्लम है जो कि एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, और इसके ऊपर बेस्ड काफी सारे प्रॉब्लम आने वाली है। तो अगर आप पहली बार सुन रहे हो इस क्वेश्चन को तो दिमाग में नहीं हिट करेगी, एकदम से हिट नहीं करती। डीपी के अंदर क्वेश्चन करने पड़ते हैं, उसके बाद डीपी के क्वेश्चन बनने लगते हैं। ठीक है, एक बार जब दिखने लगता है कि हाँ ठीक है प्रॉब्लम ये है, सब प्रॉब्लम ये है, इस तरीके से मुझे इसको तोड़ना है और इस तरीके से फिर मुझे यहाँ पे मेमोरी लगानी है, तो एक बार क्वेश्चन करते चलो मेरे साथ, धीरे धीरे करके डीपी समझ में आने लग जाएगी। ठीक है जी। स्टोर इन हैश मैप, यू कैन स्टोर इन हैश मैप, यू कैन स्टोर इन हैश मैप। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, जो की बनेगी आपकी बनेगी एपीएल। ठीक है, एक साइड एपी एक साइड एल, तो दो चीजों का मिला के आपकी की बनेगी, और जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0। ठीक है, तो की आप बना सकते हो इस तरीके से, बिल्कुल जायज है, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा ओवरहेड लगा रहे होगे, राइट? क्योंकि मैप के अंदर गेट ऑपरेशन होता है, गेट ऑपरेशन के लिए फंक्शन कॉल होता है, ये सब चीजें होती हैं। तो फंक्शन कॉल वगैरह ना करके आप लोग क्या यूज कर सकते हो, एक एरे, एरे यूज कर सकते हो, राइट? एरे के अंदर कोई भी फंक्शन कॉल नहीं होती, यहाँ पर हम एक एरे यूज कर रहे होंगे और एक 2D एरे यूज कर रहे होंगे। 2D एरे क्यों यूज कर रहे होगे भैया, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट है, अब यहाँ पर बात आती है स्टेट की, आपको एक स्टेट का आंसर स्टोर करना है, राइट? कि अभी फिलहाल इस क्वेश्चन की स्टेट क्या है। यहाँ पर जो स्टेट है वो दो वेरिएबल से डिफाइंड है, वो दो वेरिएबल है, पहले स्ट्रिंग की लेंथ और दूसरे स्ट्रिंग की लेंथ, उनका एक टपल बन रहा है, उनका एक पेयर बन रहा है, राइट? तो दो चीजों का जब एक पेयर बनेगा तो उस, और दोनों ही वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं, तो आपके 2 डायमेंशनल एरे बन के यहाँ पे काम हो रहा होगा। समझते हैं 2 डायमेंशनल एरे किस तरीके से बन रहा होगा? तो उसके लिए आई जस्ट, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है रिकर्सिव डीपी, या उसे हम कहते हैं मेमोराइजेशन। तो कोई कह रहा था मेमोराइजेशन क्या होता है, तो मेमोराइजेशन यही होता है भाई कि आपको रिकर्सिवली कॉल करते टाइम एक प्रॉब्लम का आंसर आपने ऑलरेडी स्टोर कर रखा है, तो उसके लिए आप दोबारा से फर्दर रिकर्सिवली कॉल मत करो अगर उसका आंसर ऑलरेडी हमारी स्टेट में स्टोर्ड है, ठीक है, हमारे मैप में या हमारे एरे में स्टोर्ड है, इसी को हम कहते हैं मेमोराइजेशन। ठीक है, और रिकर्सिव डीपी या मेमोराइजेशन एक ही बात होती है। तो इसके अंदर हम एक 2D मैट्रिक्स बना लेंगे, और 2D मैट्रिक्स हमारी स्टेट्स को डिनोट करेगा। तो जैसा किसने कहा था कि हम यहाँ पे भैया वो यूज कर सकते हैं हैश मैप, बोलूंगा ठीक है हैश मैप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हैश मैप बस एक ओवरहेड जनरेट कर देता है, और हमारे एरे के अंदर ऐसा कुछ ओवरहेड नहीं होता, सिंपल कैलकुलेशन होती है। एक ओवन टाइम में आपको पूरा पता चलता है कि ठीक है ये कहाँ पर प्रेजेंट है कोई भी एलिमेंट। ठीक है, और कन्वीनियंट भी है। ए पी बी डी टी, ए पी बी डी, सब उसको इसके नीचे एक और है, ए पी बी डी टी। ठीक है, इस तरीके से मान लो ए पी बी डी टी है, और अगला है एल ए टी। बस इसको हटाते हैं यहाँ से। आई थिंक मेरे पास एक बहुत सही टूल है यहाँ पे, बट आई हैव नेवर यूज्ड इट। I can add a periodic table, I can add graphing calculator, games, translate tool, I have stickers। बस कोई भी काम का स्टिकर नहीं होगा इसके अंदर। इसके अंदर क्या है ना, और I can add rich text, I can add images। कुछ नहीं कर सकते, कोई नहीं, खुद का बना लेते हैं। तो ये है हमारा 1 2 3 4 5 बाय 3 का, राइट? तो यहाँ पर ये आप आंसर स्टोर कर सकते हो। कैसे आंसर स्टोर कर सकते हो, जैसे देखो आपने सबसे पहले देखा यहाँ पे एक एम्प्टी और एल है, एम्प्टी वगैरह जब भी मिले तो 0 मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखो ए एल का आंसर कितना है, ए एल का आंसर है 1, राइट? तो ए एल कहाँ पर है, ए एल आपको दिख रहा है यहाँ पर है, कि जब एक स्ट्रिंग बन जाती है ए और दूसरी स्ट्रिंग बन जाती है एल तो उसका आंसर है 0। तो अगर दोबारा से कभी ए एल के लिए होता है तो ए एल के लिए नीचे फर्दर कॉल मत करो, रिटर्न कर दो 0। अगर एक बार ए एल मिल गया, दोबारा से ए एल कभी मिलता है तो
एक है एपीएल, एपीएल का आंसर स्टोर कर लो, एपीएल का आंसर कितना है, तो एपी और एल, इधर है एपी और एल, एपीएल का आंसर है 0, तो वो भी 0 स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट, हर एक पॉइंट बता रहा है कि उधर उस जगह का आंसर कितना है। जैसे यहाँ देखो ए और एल ए का आंसर कितना है, ए और एल ए का आंसर है 1, राइट। तो ए और एल ए का आंसर है यहाँ पे 1, तो हमने यहाँ पर आंसर स्टोर कर लिया इस तरीके से, ठीक है। एपी और एल ए का आंसर कितना है, एपी और एल ए का आंसर भी है 1, तो एपी और एल ए इसका भी आंसर 1 है, इस तरीके से। तो फाइनली ये जो पोजीशन होगी, ये वाली पोजीशन विच इज एपी बी डी टी और एल ए टी, इसका आंसर कितना है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करते हैं इसको कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, इसे हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। जब आपने ऊपर से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, आपने बोला कि मुझे ये बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके लिए मुझे ये छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उस छोटी के लिए मुझे ये छोटी सॉल्व करनी है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जब हम करते हैं तो इसे हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। आपको दिख रहा होगा कि दिस इज अ टॉप डाउन अप्रोच, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, टॉप डाउन अप्रोच के अंदर आप इस तरीके से अपना ये मेमोरी फिल करते जाते हो। कभी दोबारा से कोई प्रॉब्लम आती है जो कहते हैं कि एपीएलए का आंसर क्या है, तो आप बोलोगे एपीएलए का आंसर 1 है, मेरे पास ऑलरेडी स्टोर्ड है, 1 रिटर्न कर दो, ठीक है। इस तरीके से काम करेगा। भैया मेमोरेशन में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होता है, हाँ बिल्कुल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होता है, लेकिन स्पेस हमारे पास आजकल बहुत सारा है कंप्यूटर्स के पास ना, कंप्यूटर्स के पास 32 64 बहुत बहुत सारा स्पेस है, जीबीज में है। जो नहीं है हमारे पास वो है टाइम, टाइम बड़ा क्रूशियल है, हम चाहते हैं सारी सारी प्रॉब्लम्स आजकल चुटकियां बजाते ही हो जाए, ठीक है। तो स्पेस की टेंशन नहीं लेते हम, स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ होता है कुछ, तो हम ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं आजकल क्विक सोल्यूशन बनाना। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स है आज की डेट में वो टाइम है। 3500 GB है वो, रैम थोड़ी ना है। फिजिकल मेमोरी के अंदर प्रोग्राम रन नहीं होता ना। व्हाट इज ओवरहेड, ओवरहेड होता है कि जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की सेम है, दोनों प्रॉब्लम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, लेकिन एक प्रॉब्लम फिर भी, एक सोल्यूशन फिर भी थोड़ा कम टाइम में सॉल्व हो रहा है, और एक प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है सॉल्व होने में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की सेम है, दोनों की ही n² है, लेकिन एक प्रॉब्लम ज्यादा टाइम ले रहा है, एक प्रॉब्लम कम टाइम ले रहा है। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक प्रॉब्लम के अंदर आपने कुछ ऐसे ऑपरेशन करते हैं जो ओवरहेड है। ओवरहेड का मतलब वो ज्यादा टाइम ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहे हैं वो, उनको अवॉइड किया जा सकता था, उनको अवॉइड किया तभी तो एक दूसरा सोल्यूशन बना जो कि कम टाइम ले रहा है, उन चीजों को कहता हूँ ओवरहेड। तो ये फंक्शन कॉल वगैरह जो है ये सारी सारी ओवरहेड है, इनको हम हटा सकते थे। ओवरहेड तब होता है जिनको हम हटाया जा सकता है, जिनको हटा के हम दूसरी चीज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि कम टाइम में कर सकते हैं। जैसे हम अगर एरे यूज करेंगे तो एरे के अंदर वो ओवरहेड हट जाता है, उसे कहते हैं ओवरहेड। मैट्रिक्स वाला अभी हम करेंगे, डोंट वरी। तो इसके बाद हम अगला जो देख रहे हैं विच इज इटरेटिव और टेबुलर मेथड विच इज मैट्रिक्स वाला, वही हम देख रहे होंगे, डोंट वरी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आंसर स्टोर करते रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया एपीएल का आंसर स्टोर कर लिया, उसके बाद जब आप इस साइड कॉल करने गए एपीबीएल की साइड, तो इस साइड आपको ऑलरेडी आंसर मिल रखा होगा, ठीक है। एपीबीएल की साइड पे जाओगे तो एपीबीएल का आंसर नहीं, पहले तो एपीएल का आंसर आपको ऑलरेडी मिल गया होगा, एपीबी एमटी का आंसर 0 आप रिटर्न कर दोगे, और एपीबीएल का आंसर आप लिख लोगे, तो एपीबीएल का आंसर आप लिख दोगे 0। तो जब दोबारा से कॉल होगा ना एपीबीएल, तो ये बोलेगा कि अच्छा मेमोरी में एपीबीएल का आंसर कितना है, 0 है, ठीक है 0 रिटर्न कर दो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रही हो क्या, आई थिंक, कि किस तरीके से हमें यहाँ पर मेमोरी हेल्प कर रही है, और फाइनली हमारा इस चीज का आंसर 2 आ जाएगा। लेकिन इस चीज के अंदर एक चीज हमें दिख रही है कि हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा ट्री रन भी हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ कुछ स्टेट्स में आप लोग ना जाओ, कुछ कुछ स्टेट्स के लिए यहाँ पर फंक्शन कॉल ना हो, ठीक है। तो हो सकता है कुछ स्टेट्स यहाँ पर फिर भी एम्प्टी रहे, एम्प्टी स्टेट्स यहाँ पर -1 से डिनोट की जाएंगी। एम्प्टी का मतलब इन पे कभी विजिट नहीं किया, अनविजिटेड स्टेट्स, इस तरीके। तो शुरुआत में सब जगह पे -1 फिल रखा होगा। -1 का मतलब अभी इसका आंसर हमें नहीं पता, तो शुरुआत में -1 होगा, और जब पूरा का पूरा ट्री फिल हो जाएगा, पूरा का पूरा आंसर निकल जाएगा, तब भी कुछ कुछ हो सकता है -1 हो, क्योंकि आप टॉप डाउन तरीके से चल रहे हो। एक होता है बॉटम अप वाला तरीका, पहले ऐसा करते हैं टॉप डाउन वाले तरीके को कोड कर लेते हैं। आई थिंक कोड करने के बाद काफी और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। तो इसको हम कोड करने वाले हैं रिकर्सिवली ही, क्योंकि आप देख रहे हो रिकर्सिवली चल रहे हैं, और रिकर्सिवली सिंपल लॉजिक लगा रहे हैं। मैं वो लॉजिक आपको दिखाता हूँ, तो पहले कोड कर लेते हैं इसको। और
इस कोड को मैं फाइनली जैसे किसने कहा था लीड कोड पर डालना भैया, तो लीड कोड पर डाल देंगे, डोंट वरी। पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ मेन क्लास। ठीक है, तो स्टैटिक इंट लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, ठीक है, एलसीएस, शॉर्ट में इसको एलसीएस बोलते हैं। और इसके अंदर आपको दो स्ट्रिंग मिलेंगी, एक स्ट्रिंग एस और स्ट्रिंग S1 और S2 कह लेते हैं इनको, या फिर स्ट्रिंग ए और बी कह सकते हो आप, कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी, उसके बाद दो वेरिएबल होंगे इंट एम और इंट एन। एम है एस की लेंथ, ए की लेंथ, और एन है बी की लेंथ, ठीक है। तो एम इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए एंड एन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बी, इस तरीके से। और ये रिटर्न करेगा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस इन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बेस केसेस लिखेंगे अपने। बेस केसेस क्या होंगे कि सपोज करो इफ a dot char sorry if m equals to 0 या फिर n equals to 0, m 0 हो गया, n 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि दोनों में से कोई भी एक स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी हो गई। ये m और n वेरिएबल धीरे धीरे करके कम होते जाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत में इन्होंने पूरी स्ट्रिंग की लेंथ ले रखी होगी, लेकिन धीरे धीरे करके कम होते आएंगे, और जब आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाएगी तो उस केस में 0 हो जाएंगे। जब 0 हो जाता है, किसी भी कोई भी स्ट्रिंग एक 0 हो जाती है तो हम रिटर्न करते हैं 0, ठीक है। हमने देखा था अगर एक स्ट्रिंग है ABC और दूसरी स्ट्रिंग है एम्प्टी, तो एम्प्टी के केस में हम रिटर्न करते हैं 0। तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे 0। बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जो भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर इन दोनों में से कोई भी एक भी स्ट्रिंग एम्प्टी है तो रिटर्न कर दो 0, ठीक है। तो m और n आर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स, दोनों में से कोई भी एक भी एम्प्टी है, मतलब किसी एक की भी लेंथ 0 है तो रिटर्न कर दो 0। अदरवाइज हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे इफ a डॉट char at m-1 equals to b dot char at n-1। तो अगर मान लो लास्ट के जो कैरेक्टर्स हैं वो मैच कर गए, लास्ट कैरेक्टर मैच कर गए, तो हम रिटर्न करना है LCS फॉर a b but m-1 and n-1 प्लस 1। ये वाला समझ में आ रहा होगा कि अगर लास्ट के दो कैरेक्टर्स आपने मैच कर गए तो आपको फंक्शन कॉल कर देना, सेम प्रॉब्लम की सब प्रॉब्लम बन जाएगी, लेकिन इस बार सब प्रॉब्लम जो होगी वो m-1 n-1 की बनेगी। उसका जो भी आंसर आएगा उसके अंदर 1 ऐड करके रिटर्न कर देना है, ठीक है। एल्स मतलब अगर ये दोनों के दोनों मैच नहीं किए तो इसका मतलब हमारे पास अब दो साइड जा सकते हैं हम। एक साइड में हम एक को इग्नोर करेंगे, दूसरी साइड में हम दूसरे को इग्नोर करेंगे, और दोनों में से जो भी सबसे बड़ा आंसर होगा वो रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न मैथ डॉट मैथ्स ऑफ, एक बार जाएंगे हम एक साइड, तो LCS ए बी, एक साइड जाएंगे, इसका मतलब पहली वाली साइड जा रहे हैं सपोज करो, तो m-1, मतलब पहली वाले को इग्नोर कर देते हैं, तो m-1 एंड n, और दूसरी साइड LCS ए बी m एंड n-1। इन दोनों सब प्रॉब्लम के अंदर से जो भी बड़ा होगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो दिस इज योर बेसिक सोल्यूशन, मतलब इसके अंदर हमने कोई भी मेमोराइजेशन नहीं लगाया है। मेमोराइजेशन हम लगाएंगे अभी, लेकिन पहले देख लेते हैं चला के इसको। तो स्ट्रिंग s हो जाएगा हमारा, लेट्स से a p b read t, और स्ट्रिंग a और b है। स्ट्रिंग a हो जाएगा हमारा ये, स्ट्रिंग b हो जाएगा हमारा lat, ठीक है। और हमें रिटर्न करना है LCS of a b a dot length and b dot length। Let's print this। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है आंसर 2 आ रहा है, और ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे काफी सारी रिपीटिशन हो रही होंगी। हमें दिख रहा है यहाँ पे काफी सारी रिपीटिशन हो रही है, उस रिपीटिशन को हम ठीक कैसे करेंगे। हर्षिल, ये बात मुझे दिख गई है कि रिकॉर्डेड नहीं मिल रहा है, वो मैं रेज कर दूंगा, डोंट वरी। आप भी रेज कर सकते हो, टेक्निकल टीम का नंबर दे रखा है वहां पे उन्होंने, ठीक है। तो रेज करो सबके सब चाहो तो। एक काम करो, सबके सब रेज ही कर देना इस चीज को, ठीक है।
टेक्निकल सपोर्ट का नंबर ढूंढना, हेल्प वगैरह का, बोल देना भैया कि हम यहाँ पे अनुज भैया का ये जावा डेवलपमेंट प्लेसमेंट कोर्स ले रहे हैं, लिंक भेज देना, स्क्रीनशॉट भेज देना, सब कुछ भेज देना, सब मिलकर रेस करते हैं, उनकी बात लगाते हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ मनीष, डोंट वरी। एक्चुअली वही है कि आवाज ना एक साथ उठानी होती है तो आपके अकेले बोलने से वो फिर वो पेंडिंग में चले जाता है, प्रायोरिटी में नहीं चलता। सब बोलेंगे तो प्रायोरिटी बनता है, सिविरिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये तो अभी यहाँ पर काफी सारी चीजें रिपीट कर रही हैं। इसके अंदर अभी हमने डीपी का कमाल देखा नहीं है। डीपी का कमाल मतलब मेमोरिजेशन का कमाल देखना है तो हम यहाँ पर एक जैसा बताया किसी ने हैश मैप यूज कर सकते हैं, या फिर हैश मैप यूज करके मैं यहाँ पे यूज करूंगा एक 2D एरे, इसका नाम मैं दे दूंगा डीपी न्यू इंट। let's not do that here. Let's make another function static int lcs, और इसका काम है string a और string b लेना, सिंपल। तो ये अपने अंदर इसको कॉल कर लेगा, या फिर ये भी नहीं, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये एक डीपी एरे बनाएगा int dp, और पहले तो m और n बनाएगा, तो int m इक्वल्स टू a डॉट लेंथ, int n इक्वल्स टू b डॉट लेंथ, इस तरीके से। उसके बाद एक डीपी एरे बनाएगा int dp इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहाँ पर आप चाहो तो m और n का जो dp का साइज है वो m+1 और n+1 कर सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया m+1 n+1 क्यों किया, तो ये बेसिकली अपनी खुद की प्रेफरेंस है। आप चाहो तो mn भी लिख सकते हो, mn लिखोगे तो आपको बार बार यहाँ पर m-1 n-1 करना पड़ेगा। ठीक है, और फिलहाल के लिए अभी हम टेबलर वाले मेथड में देखेंगे कि वहां पर तो करना होगा ही हमें m+1 n+1 का साइज। यहाँ पर आप mn के साथ भी चल सकते थे और अपने बेस केस में चीजें हैंडल कर सकते थे, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे m+1 n+1 ही कर देता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक ही साइज इंक्रीज हुआ है, इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी, मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी हमारी n² ही है। तो ये मैंने डीपी एरे बना लिया, और इस डीपी एरे के अंदर मैं हर जगह -1 फिल कर देता हूँ। एरेस ऐसे नहीं फिल होता, फॉर i equals to 0, I less than m, I plus plus, I equals to 0, I less than equals to m, arrays dot fill dpi के अंदर हम डाल देंगे -1। यहाँ पे हमारा ये पूरे एरे के अंदर, पूरे मैट्रिक्स के अंदर -1 फिल हो गया है। और एक बार जब -1 फिल हो जाए तो हम यहाँ पर LCS कॉल कर सकते हैं, रिटर्न कर दो जो भी LCS से मिला है, a b m n, और साथ में dp भी पास करना है इसके अंदर, और dp हम यहाँ पे ले लेंगे dp, और अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, अगर m 0 है n 0 है, रिटर्न कर दो 0। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो चेक कर सकते हैं कि इफ dp ऑफ m n इज नॉट इक्वल्स टू -1, रिटर्न कर दो dp ऑफ m n। यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि मैंने क्योंकि साइज बनाया है m+1 n+1, इसलिए मैं यहाँ पर एक चीज लिख पा रहा हूँ, इफ dp ऑफ mn। अदरवाइज अगर मैंने साइज बनाया होता mn का, तो मैं यहाँ पर लिखता इफ dp ऑफ m-1 n-1। बात समझ आ रही है? तो मैंने वो -1 ना लिखने की बजाय मैंने यहाँ पर वो साइज इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर हमारी डीपी काम करेगी। तो आपका अगर ऑलरेडी मिल रखा आंसर आपको, तो आप फर्दर कैलकुलेट मत करो। तो ये तो बस हमारा रिट्रीवल हो गया, लेकिन आप सेट कहाँ पे कर रहे हो? सेट आप यहाँ पे करोगे रिटर्न करते टाइम। तो रिटर्न करने से पहले आप यहाँ पर सेट कर दोगे कि dp ऑफ m n इक्वल्स टू LCS ऑफ दिस, या फिर यहाँ पर रिटर्न करते टाइम भी आप लिख दोगे dp ऑफ m n इक्वल्स टू, और यहाँ पे dp पास करना पड़ेगा हमें, इधर भी हमें dp पास करना होगा, इधर भी हमें dp पास करना होगा। आपको दिख रहा है dp कितना एलिगेंटली यहाँ पे फिट हो गया है। आप इसको रिट्रीव इस तरीके से कर रहे हो, आपको सेट इस तरीके से कर रहे हो चीजों को। ठीक है, और अब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर जो पहले n² थी, मतलब यही फंक्शन था हमारा, आपको दिख रहा होगा यही रिकर्सिव फंक्शन था, बस इसमें क्योंकि मैं ये लाइन ऐड कर दे रहा हूँ, इसी वजह से यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी इंप्रूव हो जाती है। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से हटा दूंगा, कमेंट कर दूंगा,
तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन एकदम गट्टे में चली जाएगी। इस एक लाइन को कमेंट अनकमेंट करने का खेल है बस, सारा का सारा डीपी। ठीक है, लाइन नंबर 24। अगर आंसर ऑलरेडी है तो क्या करना है, नाउ नाउ लेट्स रन दिस। अभी भी 2 आंसर आ रहा है। और अब आप चाहो तो यहाँ पे इस को करने के बाद इस डीपी एरे को प्रिंट भी करके देख सकते हो। प्रिंट आंसर इक्वल्स टू दिस रिटर्न आंसर, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट भी करके देख सकते हैं क्या हो रहा है। फॉर प्रिंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n to n प्लस प्लस। dpij और तो यहाँ पर देखो कुछ कुछ जगहों पे अभी भी -1 फिल हो रखा है, तो उन जगहों के लिए कभी मेमोरेशन कॉल हुआ ही नहीं। ठीक है, उन जगहों के लिए मेमोरेशन कभी कॉल ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे इस पूरे पार्ट के लिए -1 फिल हो रखा है, देन ये भी कुछ कुछ -1 फिल हो रखा है। इनका मतलब इस जगहों पे कभी हमारी डीपी की कॉल गई नहीं। तो एक बार रीट्रेस करके देखना अपने डीपी फंक्शन को, आपको दिखेगा कि अच्छा कहाँ कहाँ पर -1 है, कहाँ कहाँ पर -1 नहीं है। एंड देन फाइनल हमारा इस जगह पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 ही आंसर है। फॉर ईच लगा लो, अब जो भी है लग गया जो लगना था। पर ऊपर मैं तो फिल करते टाइम एक ही फॉर लूप लगाया था, क्यों? अरे यहाँ पे एरेज डॉट फिल लिखा है ना यार, ये अपने अंदर ही एक फॉर लूप लगा रहा होता है। इसके अंदर जाके देखोगे तो फॉर लूप लगा हुआ है, ये देखो फॉर लूप लगा हुआ है। वो बस टाइम बचाने का तरीका है, थोड़ा कोड को पढ़ो पहले। द लिंक सेज यू नीड एक्सेस। कौन सा लिंक? क्या भेज दिया इसने, राजनीश ने? अगर सब सीक्वेंस स्ट्रिंग करना होगा तो कैसे करेंगे? सब स्ट्रिंग करना होगा बेसिकली। अच्छा, सब सीक्वेंस स्ट्रिंग प्रिंट करना हुआ तो कैसे करेंगे, अभी आएगा, डोंट वरी, उसको अभी हम देखेंगे। उसको करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा क्यूट सा तरीका है। उसको हम देख रहे होंगे टेबुलर मेथड के अंदर। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद थोड़ा आगे मूव करते हैं। ये वाला कोड था और ये तो समझ में आ ही गया था खैर। तो ये कोड ऐसे ही एलिगेंटली हमें लिखना होता है यार, जो हमने लॉजिक बनाया ना उसी कोड को वैसे ही छापना होता है बस। लॉजिक को कोड में छापना है। टाइम लो अपना आराम से, जरूरी नहीं कि 2 मिनट में ही करना है। एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखते चलो। ठीक है, एक भी स्टेप के अंदर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप करते चलोगे चीजों को, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। पहले हमें लिखना होता है बेस कंडीशन, उसके बाद जो भी हमने लॉजिक बनाया था अपना उसी लॉजिक को वहां पर लिख देना होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मेमोरेशन। यहाँ पर काफी सारे सेल्स के अंदर -1 भी फिल हो रखा था। ये हिल क्यों नहीं रहा? एक सेकेंड, लीड कोड पर कर दो। अरे यार लीड कोड पर रह गया, एक सेकेंड, लीड कोड पर करते हैं इसको। लीड कोड लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, यही है। ये हमारी एक स्ट्रिंग है ए और एक स्ट्रिंग है बी, राइट। और आई होप यही क्वेश्चन है, जो भी है इसको कॉपी करते हैं। ये हमारा कोड यहाँ पर है, कमांड सी कमांड वी, और एक हमारा कोड नीचे है, कमांड सी कमांड वी। तो स्टैटिक हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ से प्रिंट हटा देते हैं, एंड वी आर गुड टू गो। लेट मी जस्ट साइन इन, एक सेकंड, गूगल। अच्छा, तीन तीन, ठीक है।
ठीक है, सो दिस इज वर्किंग। लेकिन अभी आप देख रहे हो टाइम यहाँ पर ज्यादा ले रहे हैं, फास्टर देन ओनली 30.12, क्योंकि यहाँ पर अभी हम रिकर्सिवली कर रहे हैं। रिकर्जन थोड़ा ओवरहेड, अगेन यहाँ पर ओवरहेड समझ में आएगा कि रिकर्जन के अंदर भी हमारी एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, और टेबुलर मेथड से अभी हम करेंगे उधर भी एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, लेकिन वो वाला एन स्क्वायर फास्टर होगा क्योंकि उसके अंदर रिकर्जन कॉल का ओवरहेड नहीं होगा। ठीक है, रिकर्सिव स्टैक नहीं बन रहा होगा आपका, और कॉल्स नहीं जा रही होंगी, आप सिंपल अपने मैट्रिक्स के अंदर ही ऑपरेशन कर रहे होगे, तो वो फास्टर होगा। तो उसको अभी हम देखेंगे। ठीक है, फिर से सबमिट करने पे अच्छा हो जाता है। ओके, तो दिस वाज एलसीएस। अब हम बात कर लेते हैं इसकी इटरेटिव डीपी की, विच इज योर टैबुलर मेथड। इसके अंदर लूप वगैरह लगते हैं, एंड देन हम इसके अंदर प्रॉपर मैट्रिक्स वगैरह बना कर रहे होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपने डीपी को इसी तरीके से देखा होगा, लेकिन डीपी का मतलब सिर्फ यही नहीं है। डीपी को तो मैं समझता हूँ हमेशा रिकर्जन है, रिकर्जन विद मेमोरी, दैट्स इट मेरे लिए, और डीपी कुछ नहीं है। मैट्रिक्स वगैरह सब सेकेंडरी होता है मेरे लिए। हमेशा डीपी इज रिकर्जन विद मेमोरी। ठीक है, क्योंकि रिकर्जन के अंदर ही सब प्रॉब्लम्स बन रही होती हैं आपकी, तो सब प्रॉब्लम्स यूजुअली वो रिकर्सिव फॉर्म में ही होती हैं। एक तरीका होता है हमारा टैबुलर मेथड, जिसको हम कहेंगे बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, कि आपको बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके छोटी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, उससे बड़ी, एंड देन फाइनल जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। अभी तक हम क्या करते आए थे रिकर्सिव के अंदर, हमें बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, उससे हमने बड़ी से छोटा किया, देन उससे थोड़ा छोटा किया, देन उससे थोड़ा छोटा किया, तो हम टॉप से डाउन आ रहे थे। ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छोटी, देन उसको सॉल्व करने के लिए उससे छोटी, काम हमारा हो रहा था। दिस वाज योर टॉप डाउन अप्रोच, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ टॉप डाउन, बट ये होगी हमारी बॉटम अप अप्रोच। इसके अंदर हम पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उसकी हेल्प से फाइनली हम अपनी मेन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए हमारा यूज होता है एक 2D मैट्रिक्स। 2D मैट्रिक्स किस तरीके से बनता है, तो ये ऐसा सपोज करो हमारा एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और एक स्ट्रिंग मान लेते हैं, सपोज करो ABDC, और एक स्ट्रिंग मान लेते हैं BPC। तो दो स्ट्रिंग है हमारे पास, एक स्ट्रिंग है हमारे पास ABDC, और एक स्ट्रिंग है हमारे पास BPC। हमें पता है इसका आंसर कितना है, बताओ मुझे आंसर कितना है इसका। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे 0। ठीक है, फिल करते टाइम यहाँ पर लिख देंगे हम 0। यहाँ पर 0 क्यों लिख दिया भैया? यहाँ पर 0 लिखने का मतलब ये है कि अगर कोई एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसके साथ आप बी का या फिर बीपी का या फिर बीपीसी का इसका सब सीक्वेंस निकाल रहे हैं, तो उसकी लेंथ 0 ही आने वाली है, राइट। और सिमिलरली इस लाइन में 0 का क्या मतलब है कि किसी एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ आप ए बी सी का कर रहे हो, तो वो 0 ही आने वाला है। फाइनली इस पोजीशन पे हमारा आंसर होगा मेन आंसर। ठीक है, ठीक है, साईनाथ ने काफी सही चीज कही। इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट, बट इट इज नॉट। इट इज मच मोर देन दैट। अभी हम धीरे धीरे करके क्वेश्चन करेंगे, अभी तो बहुत हंसी खुशी सब कुछ चल रहा है, राइट। धीरे धीरे करके थोड़ी एडवांस प्रॉब्लम पे आने दो। दीज आर जस्ट स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स अभी फिलहाल तो इसको हम फिल कैसे करेंगे? फिल करने के लिए बस एक सिंपल सी अप्रोच है जो मैंने आपको बताई थी पहले, बट उसको हमने देखा था टॉप डाउन तरीके से। अब बॉटम अप तरीके से देखने वाले हैं। वो कैसे काम करेगा कि किसी भी सेल आई जे को अगर आपको फिल करना है, फॉर एनी सेल आई जे, सपोज करो ये ए है, ए नहीं है, इसका नाम डीपी है, सपोज करो ये डीपी है, तो किसी भी डीपी आई जे को अगर आपको फिल करना है और आपके पास स्ट्रिंग है ए और स्ट्रिंग बी, तो आप कैसे फिल करोगे कि इफ एस डॉट केयर एट I minus 1 is equals to S dot care at J minus 1। I और J हमारे फॉर लूप के अंदर दो वेरिएबल होंगे, तो आप डीपी आई जे को फिल कर दोगे इक्वल्स टू डीपी आई माइनस 1 J माइनस 1 प्लस 1, और अगर बराबर नहीं है तो
एल्स DPI जो को आप फिल करोगे मैथ डॉट मैक्स ऑफ DPI -1 J या फिर DPI J-1। ठीक है, तो थोड़ा टेढ़ा हो गया बट समझ लो आप। ठीक है, तो ये लॉजिक है जो हम लगाने वाले हैं इसके अंदर, और इसकी हेल्प से आप समझोगे कि कैसे आप छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करके बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होगे। हम अपना फॉर लूप चलाएंगे जो कि एक एक करके चीजों को भरता जाएगा। सबसे पहले देखेंगे ए और बी के लिए, बेसिकली इस वाले सेल के लिए कि इस वाले सेल में क्या आंसर आने वाला है। तो हम देखेंगे क्या ए और बी बराबर है, हम देखेंगे ए और बी बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो हम क्या करते हैं, बराबर नहीं होते तो ऊपर की साइड में या फिर लेफ्ट साइड में जो भी सबसे बड़ा है उसको लिख दो यहाँ पे। तो ऊपर भी 0 है, लेफ्ट भी 0 है, तो 0 ही लिखते हैं यहाँ पे मैंने। ठीक है, अगला मैंने देखा इस जगह पे, अब ये वाली जगह भरनी है मेरे को। इसके अंदर मैंने देखा बी और बी बराबर हैं। तो जब बी और बी बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं डायगनली ऑपोजिट इस जगह पे, DPI -1 J-1 वाली जगह पे जाते हैं, और इसके अंदर जो भी होता है उसके अंदर +1 करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखा था 0, तो 0 + 1 = 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 इस तरीके से। अगला हम गए इस जगह पे और हम देखेंगे बी और डी बराबर है क्या, बी और डी बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो हम ऊपर या लेफ्ट साइड में से जो भी बड़ा होता है उसको लिख देते हैं। इस साइड बड़ा 1 है तो 1 को लिख दिया हमने। बी और सी बराबर है, बी और सी बराबर नहीं है तो ऊपर या लेफ्ट साइड में जो भी सबसे बड़ा उसको लिख देंगे, तो 1 बड़ा है तो 1 लिख दिया। इस तरह की चीजें काम कर रहे हैं। ठीक है, अगेन पी और ए बराबर है, नहीं बराबर नहीं है तो ऊपर और लेफ्ट में से जो सबसे बड़ा है वो है 0, 0 लिख दिया। पी और बी बराबर है, नहीं पी और बी बराबर नहीं है तो ऊपर और लेफ्ट में सबसे बड़ा क्या है 1, 1 लिख दिया। पी और डी बराबर है, नहीं बराबर नहीं है तो ऊपर और लेफ्ट में सबसे बड़ा है 1, 1 लिख दिया। पी और सी बराबर है, नहीं पी और सी बराबर नहीं है तो ऊपर लेफ्ट में सबसे बड़ा 1 ही है। सी और ए बराबर है क्या, सी और ए बराबर नहीं है तो 0। सी और बी बराबर है, सी और बी बराबर नहीं है तो 1। सी और डी बराबर नहीं है तो अगेन 1, और सी और सी बराबर है तो कॉर्नर में गए और 1 + 1 2 कर दिया। ठीक है, कॉर्नर में आके एक इंक्रीमेंट कर दिया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 2, और वो इस फॉर्मूले की हेल्प से आ रहा है। और इसके अंदर या तो आप हर स्टेप में या तो आप ऊपर और लेफ्ट वाले के साथ कंपेयर करोगे या फिर डायगोनली ऑपोजिट वाले के साथ कंपेयर करोगे। ये काम कैसे कर रहा है जरा ये समझते हैं। ठीक है, अब ये काम कैसे कर रहा है जरा समझते हैं। सपोज करो मुझे देखना था APBC और BPC, बेसिकली मुझे ये वाला 2 वाला सेल भरना था। तो इसके लिए मैं कैसे भर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि C और C तो बराबर है, लास्ट के एलिमेंट बराबर है, राइट। लास्ट के एलिमेंट बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, मतलब लास्ट वाली वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं +1, और हम डायगोनली ऑपोजिट वाली साइड चले आते हैं। कि अगर इस C को डिस्कार्ड कर देते तो प्रॉब्लम बन जाती ABD और BP। ABD और BP का आंसर कहाँ मिलेगा, डायगोनली ऑपोजिट इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे मिलेगा, इस 2 का आंसर मिलेगा इस 1 पे, और उसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर देंगे। दिस इज एग्जैक्टली लाइक दिस, कि आपको लास्ट के 2 कैरेक्टर बराबर मिले तो आपने क्या किया, डायगोनली ऑपोजिट आए, मतलब दोनों साइड से एक चीजों को रिड्यूस किया, उसके अंदर उसके आंसर में ऐड कर दिया +1। एग्जैक्टली लाइक दैट, वही कर रहे हैं आप यहाँ पे भी। देखिए आपको मिला C और C बराबर है तो आपने C और C को हटाया, +1 कर दिया, और आपने बोल दिया कि ठीक है C तो मिल गया मुझे, ABD और BP इस वाले प्रॉब्लम के अंदर जो भी आंसर होगा उसके अंदर मुझे बस C ऐड करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, C या फिर 1 ऐड करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को हटा के मेरे को जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 1, 1 के अंदर बस मुझे 1 ऐड करना है, मेरा आंसर 2 आ जाएगा। इस तरीके से चीजें फिल कर रही हैं। तो ये तो डायगोनली ऑपोजिट वाले जाने वाला समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन ये नीचे वाला मैक्स वाला कैसे काम कर रहा है, ये भी बिल्कुल ऐसे काम कर रहा है जो ऊपर चीजें थी। यहाँ पर देखो, अगर आपकी चीजें बराबर नहीं है, अगर आपके लास्ट करेक्टर बराबर नहीं है तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर बी और ए बराबर नहीं थे तो हम लेफ्ट साइड जाते हैं, राइट साइड जाते हैं, और दोनों में से जो सबसे बड़ा होता है वो हम लिख देते हैं, राइट। तो लेफ्ट साइड जाने का मतलब क्या है, आपने ए पी और एल ए कर दिया, इसको ए पी एल ए मतलब आपने M-1 कर दिया, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया N-1 कर दिया। ठीक है, एल ए को हमने एल कर दिया, तो हम M-1 L-1 कर रहे हैं, वही चीज हम यहाँ भी कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाला सेल भरते हैं, ये वाला, ठीक है, बीपी और एबीडी वाला। तो पी और डी बराबर है, नहीं पी और डी बराबर नहीं है, तो हमें क्या करना है, एक बार तो हमें पी को हटाना है, पी को हटाना है मतलब ऊपर चले जाओ, ऊपर से क्या आंसर आ रहा है। एक बार हमें डी को हटाना है तो लेफ्ट साइड चले जाओ, और आंसर क्या आ रहा है। इन दोनों आंसर में से जो भी सबसे बड़ा आंसर है वही यहाँ पे लिख दो। ठीक है,
तो इस तरीके से दोनों के दोनों लॉजिक काम कर रहे हैं। और आपको दिख रहा होगा कि बड़ा वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने सारे के सारे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, इसीलिए हम इसे कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। और इसके अंदर सारे के सारे सेल आपके फिल हो रहे होंगे। जैसे इस वाली अप्रोच के अंदर कुछ कुछ सेल -1 भी रह जा रहे थे, क्योंकि उन सेल के ऊपर आप जा ही नहीं रहे थे कई बार रिकर्सिव कॉल के अंदर। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें आपके सारे के सारे सेल फिल हो रहे होंगे इन दी एंड, और तभी आपका ये वाला जगह आंसर ला रहा होगा। ठीक है, तो ये एक तरीका था इसको भरने का। इसको मैं चार्ज में लगा लेता हूँ। किसी को और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। इस टेबलर मेथड से यूनिवर्सिटी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, कोई मुंबई यूनिवर्सिटी से है तो ध्यान से कर लो यार। ठीक है, दो कैसे हुआ? अरे एक सेकंड रुको यार, कुछ तो हो गया। ऑपरेशन कुड नॉट बी कंप्लीटेड, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा भाई। आई नीड टू चेंज माई सेटअप, इतना तो क्लियर है। दो कैसे आया? तो बेसिकली डायगनली ऑपोजिट जाके +1 कर दो ना। ये देखो यहाँ पे लिखा तो हुआ है, डायगनली ऑपोजिट गए देन +1 कर दिया कि एपी एबीडी और बीपी में जो भी आंसर आएगा उसके अंदर +1 कर दो। सी ऐड करोगे ना उसके अंदर, सी दोनों साइड बराबर है, तो फाइनली सी ऐड करने के लिए वो +1 कर दिया, तो डायगनली ऑपोजिट जाके +1 कर दिया मैंने। भैया कौन सा ईच मेथड, कौन सा ईच मेथड क्या है? कि जो आप ऊपर वाले मेथड से कर रहे हो, तो इसके अंदर कौन तो नीचे वाले मेथड का कोई है नहीं एक्चुअली। नीचे वाले मेथड के सारे प्रोज ही प्रोज हैं, ऊपर वाले मेथड का बस एक कौन है कि उसमें ओवरहेड होता है। ठीक है, रिकर्सिव ओवरहेड है, रिकर्सिव कॉल स्टैक स्टैक बनता है प्रॉपर हर एक रिकर्शन कॉल के लिए, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो उसको अवॉइड करने के लिए यू यूज दिस यूजुअली। एक कौन जो आप बोल सकते हो वो ये कि जो रिकर्सिव मेथड होते हैं दे आर इजियर टू कोड समटाइम्स। ठीक है, वाइल जो आपके इटरेटिव मेथड होते हैं वो उतने ज्यादा इजियर टू कोड नहीं होते। जैसे मैंने आपको बताया भी था रिकर्सिव इटरेटिव की, जब हमारी एक बार बहस हो रही थी कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सा ज्यादा इजी होता है, तो रिकर्सिव चीजें जो होती हैं हम इजीली कोड कर लेते हैं। हमने देखा ही था ये बाइनरी ट्री के अंदर, जब हम इटरेशंस की बात कर रहे थे, ट्रैवर्सल्स की बात कर रहे थे सॉरी, तो इटरेटिवली हमने किए थे सारे सारे ट्रैवर्सल फॉर श्योर, लेकिन उनके अंदर कोड इतना सिंपल नहीं था जितना रिकर्सिव के अंदर कोड सिंपल था। तो हाँ ये बात तो है। अब जरा एक काम करते हैं, सेम कोड जो हमने यहाँ पे किया है ना, एक काम करते हैं यहाँ पे याद रखना 30.12 लिखा हुआ है। आई एम अज्यूमिंग कि थोड़ा बेटर हो जाएगा, बट इट्स लीड कोड, समटाइम्स चीजें उल्टी काम कर जाती हैं यहाँ पे। तो ये हो गया, 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 ठीक 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 ठीक। काम करते हैं, इसी मेथड का ना एक डुप्लीकेट मेथड बनाता हूँ यहाँ पे, int lcs tabular string a string b and and dp। ठीक है, और यहाँ पर अपने इस सेल को फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो फिल करने के लिए फॉर int i equals to 1, i less than equals to m I plus, and for int j equals to 1, j less than equals to m j plus plus। ठीक है, उसके बाद बस हमें चेक करना है इफ s dot char at I minus 1 is equals to s नहीं a is equals to b dot char at j minus 1। अगर दोनों बराबर हैं तो हमें क्या करना है, तो हमारा dp ij जो है वो फिल होगा डायगोनल वाइज dp I minus 1 j minus 1 plus 1 इस तरीके से। एल्स अगर बराबर नहीं है तो dp I j फिल होगा इस तरीके से, dp I minus 1 j minus 1 sorry math dot max of dp I minus 1 j या फिर dp I j minus 1
इन दोनों में से जो भी सबसे बड़ा होगा बस वो लिख देना है। एंड देन ये जो फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो रिटर्न कर देना है हमें dpmn की वैल्यू। और यहाँ पर कॉल करते टाइम अब इसे हम कॉल नहीं करेंगे, हम कॉल करेंगे LCS tabular। Run this। कुछ दिक्कत हो गई है ए बी में, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, मैं तो i-1 j-1 लिख रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर j इज लेस देन इक्वल टू n आएगा। रॉन्ग आंसर कह रहे हैं ये। अच्छा हर जगह -1 फिल हो रखा है, तो हर जगह -1 फिल ना करके कुछ जगहों पे 0 भी फिल करना है, राइट। एक्चुअली हर जगह ही 0 फिल करना है, तो उस चीज को मैंने हटा दिया। जो यहाँ पर लिखा था ना, मैंने इस चीज को मैं कमेंट कर रहा हूँ बिकॉज टैबुलर मेथड के अंदर हर जगह पे 0 फिल होना चाहिए। तो let's run this code again। अब ठीक है, let's run this। फिर भी इतना अच्छा कोड नहीं है, कोई नहीं, कुछ और तरीके भी हैं। थोड़ा सा स्पेस ऑप्टिमाइज करने का भी एक तरीका है, और हाँ स्पेस ऑप्टिमाइज करने का तरीका है, बाकी आंसर तो रहेगा ही है। ठीक है, 1 मिनट का यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं बिफोर मूविंग अहेड। कोड सबको समझ में आ रहा है ना? कोड, ये जो कोड लिखा है मैंने, एंड देन हमारा जो ये था, ये जो चीज मैंने यहाँ लिखी है ना, सेम चीज मैंने कोड की है। ठीक है, ये जो s डॉट कैरेट i-1 अगर नहीं है बराबर तो ये कर दो, और बराबर है तो मतलब बराबर है तो ये, और बराबर नहीं है तो मैक्स ले लो ऊपर नीचे का, वो यहाँ पे लिख दिया मैंने। प्लीज एक्सप्लेन कोड वंस। ऑलराइट, एक काम करते हैं, इसको ट्राई रन कर लेते हैं, तो आई थिंक ज्यादा क्लियर हो जाएगा चीजों को। ट्राई रन कर लेंगे तो ठीक है। तो देखते हैं कोड कैसे काम कर रहा है। सिंपल, हम बस टैबुलर वाले की बात करने वाले हैं। इसको नीचे कर देते हैं, इसमें चीजों को सेट कर रहा हूँ बस थोड़ा थोड़ा, स्पेस जितना भी है उसको ठीक से यूटिलाइज करते हुए। टैबुलर की बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो टैबुलर को समझते हैं, कोड कैसे काम कर रहा है। मैं एक एग्जांपल से करता हूँ इस चीज को, ठीक है, एक्सप्लेन। देखो, एक नया एग्जांपल लेते हैं, जैसे इन्होंने भी एक एग्जांपल यहाँ पे बनाई रखा है, उसी एग्जांपल को ले लेते हैं, ABCDE और ACE। ठीक है, इसके लिए देखते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया बट कोई नहीं। ABCDE और ACE, तो हमारे पास बनेगा ABCDE और ACE इस तरीके से। तो इसके बाद काफी पिचका हुआ सा बन गया, बट सॉरी। ठीक है, जो ऊपर वाला है और सबसे लेफ्ट वाला है उसमें तो 0 आने वाला है, दैट वी नो। तो इन जगहों पे मैं लिख दूंगा 0। एक्चुअली शुरुआत में हर जगह ही 0 होगा, हम फिल ही यहाँ से करना स्टार्ट कर रहे हैं 1 1 वाली जगह से। देख रहे हो, फॉर int i equals to 1 i less than m, j equals to 1 j less than n। तो हम पूरा इस वाले सेल से फिल करना स्टार्ट कर रहे हैं। हम कंपेयर करेंगे दोनों चीजों को, s डॉट कैरेट i-1 एंड देन s डॉट कैरेट j-1। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। हम ठीक है, एक गड़बड़ कर दी मैंने। यहाँ पे मैंने एक और डंडा नहीं बनाया ऐसे, और यहाँ पे आएगा 0। तो एस डॉट कैरेट i-1, ये i-1 क्यों कर रहा हूँ, क्या ये समझ में आ रहा है आपको? i-1 क्यों कर रहे हो यहाँ पे ए और बी के अंदर? क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो 0 बेस्ड इंडेक्स्ड है।
जबकि मैं जो मैट्रिक्स के अंदर आगे बढ़ रहा हूँ वन बेस्ड इंडेक्सिंग से आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं मैट्रिक्स के अंदर वन वन वाले सेल से आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेरे मैट्रिक्स के अंदर जो सेल है वन वन, वो स्ट्रिंग के लिए तो वन माइनस वन और वन माइनस वन है, राइट। इसलिए मुझे माइनस वन करना पड़ रहा है। आई होप समझ में आ रहा हो कि डीपी मैट्रिक्स को भरते टाइम मैं लिख रहा हूँ आई जे, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को ढूंढते टाइम मैं आई माइनस वन और जे माइनस वन कर रहा हूँ। समझ में आ जाएगी ये चीज, क्योंकि यहाँ पे वन वन है, जबकि ये दोनों के दोनों जीरो पोजीशन के लेटर्स हैं। तो क्या ए और ए बराबर है? हाँ, ए और ए बराबर है। अगर बराबर है तो डीपी ऑफ आई जे इक्वल्स टू डीपी ऑफ आई माइनस वन जे माइनस वन प्लस वन। तो क्योंकि ये बराबर है इसलिए आई माइनस वन जे माइनस वन विच इज द डायगोनली ऑपोजिट वाला, उसके अंदर जो भी वैल्यू उसको प्लस वन कर दो, तो जीरो प्लस वन इज वन, इस तरीके से। उसके बाद क्या ए और बी बराबर है? अगले पे मूव करते हैं। क्या ए और बी बराबर है? ए और बी बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मैक्स ऑफ लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड जाने के लिए डीपी ऑफ आई माइनस वन जे। एक्चुअली आई माइनस वन जे जो है वो ऊपर वाला होता है, ठीक है। मतलब रो में आप एक कम कर गए, रो में एक कम मतलब ऊपर चले गए, और जे माइनस वन मतलब आप कॉलम में एक कम कर दिया आपने, तो लेफ्ट साइड आ गए, ठीक है। एक में आपने रो में कम कर दिया तो ऊपर, एक में आपने कॉलम में कम कर दिया तो लेफ्ट साइड। दोनों में से जो भी सबसे बड़ा है वो लिख देंगे, तो वो है हमारा वन। जीरो और वन में सबसे बड़ा वन है, इसलिए वन। देन आप आगे मूव करोगे। ए और सी बराबर है क्या? ए और सी बराबर नहीं है, तो अगेन ऊपर और लेफ्ट में सबसे बड़ा कौन सा है? वन। ए और डी भी बराबर नहीं है, तो वन एंड वन। आई थिंक समझ में आ रहा होगा ये। उसके बाद अगले पे मूव करते हैं, सी और ए। क्या सी और ए बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। तो टॉप और लेफ्ट में सबसे बड़ा क्या है? तो टॉप में वन है, लेफ्ट में जीरो है, तो बड़ा है वन, इसलिए यहाँ पे वन आ जाएगा। सी और बी बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। तो टॉप और लेफ्ट का सबसे बड़ा वन। सी और सी बराबर है? हाँ, बराबर है। तो डीपी आई माइनस वन जे माइनस वन प्लस वन, तो आई माइनस वन जे माइनस वन हमारा डायगोनली ऑपोजिट होगा, उसमें कर देंगे वन ऐड, तो वन प्लस वन हो जाएगा टू। एंड देन यहाँ पर सीओडी बराबर नहीं है, तो टॉप और लेफ्ट का बड़ा क्या है? तो वो है टू। और ई और सी बराबर नहीं है, तो टॉप और लेफ्ट का बड़ा है टू। सिमिलरली ई और ए बराबर नहीं है, तो टॉप और लेफ्ट का बड़ा है वन। ई और बी बराबर नहीं है, तो अगेन वन। ई और सी बराबर नहीं है, तो टॉप और लेफ्ट में बड़ा है टू। ई और डी भी बराबर नहीं है, तो टॉप और लेफ्ट में बड़ा है टू। और ई और ई बराबर है तो डायगोनली ऑपोजिट जाके प्लस वन, तो टू प्लस वन थ्री। इस तरीके से इसका आंसर थ्री है, और इस वाली पोजीशन का आंसर जो भी होगा वो हम रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। डीपीएमएन हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्निंग डीपीएमएन। हमें पता है उस जगह पे फाइनल आंसर स्टोर्ड होगा। तो आई थिंक कोड समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो पहले समझ में नहीं आया था तो अब आई थिंक आने लग गया होगा। अगर किसी को नहीं आया अभी भी तो पूछ लो। ये रिकर्जन वाला तरीका तो आना ही चाहिए ना, या बिना रिकर्जन वाले किए हुए भी टेबलर वाला कर सकते हैं हम। देखो, अगर एक तरीके से कर पा रहे तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं बोलूंगा अगर कोड करने का टाइम आए तो इंटरव्यू, अभी हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं ना कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की, तो इंटरव्यूअर के सामने आप किसी भी तरीके से कोड कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह करते टाइम, या फिर अगर आप ऑनलाइन असेसमेंट भी दे रहे हो और वहां पे हैकर रैंक हैकर अर्थ पर दे रहे हो, तो ट्राई टू यूज टेबुलर मेथड, क्योंकि वहां पे वो थोड़ा फास्ट होगा, तो बाकी सारे सबमिशन से आपका सबमिशन फास्टर होगा। इस मेथड की हेल्प से हम स्ट्रिंग भी रिट्रीव कर सकते हैं, डेफिनेटली। अब जरा बात करते हैं स्ट्रिंग कैसे रिट्रीव करेंगे हम। यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 10:28 में आते हैं हम। और मैं यहाँ पे एक्सटेंड भी कर देता हूँ क्लास को। हम देखेंगे किस तरीके से हम स्ट्रिंग रिट्रीव कर सकते हैं। कोड सबको समझ में आ रहा होगा। कोड से इंपॉर्टेंट है लॉजिक। अगर डीबी के अंदर आपके लॉजिक बनने लगे तो कोड तो आप बड़े आराम से कर पाओगे। लॉजिक का ध्यान रखो बस, ठीक है। कोड के पीछे मत भागो प्लीज। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराना, वो तभी पॉसिबल है जब मैं ज्यादा से ज्यादा लॉजिक्स आपको बता पाऊँ। और मैं ऐसा कराऊंगा भी, मैं नहीं सुनूंगा फिर कि भैया कोड कर दो, नहीं। ज्यादा से ज्यादा लॉजिक्स पढ़ने हैं तो जल्दी जल्दी मूव करना पड़ेगा। अगर हर क्वेश्चन का कोड करने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं किस तरीके से हमारी स्ट्रिंग बन रही है। तो अगर आपको स्ट्रिंग रिट्रीव करनी है तो किस तरीके से हम रिट्रीव करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कितने लेंथ का हमारा आंसर है। हमारा आंसर है 3 लेंथ का। तो एक काम करते हैं, करेक्टर एरे बना लेते हैं 3 लेंथ का, जिसके अंदर हमारा फाइनल आंसर आ रहा होगा, आंसर स्ट्रिंग आ रही होगी, ठीक है। तो दिस इज योर करेक्टर एरे। इस करेक्टर एरे को बाद में 2 स्ट्रिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाली पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, इस जगह से, ठीक है। इस पॉइंट से
और हम 3 को देखेंगे, 3 आया कहां से आंसर। आप मुझे बताओ 3 क्या टॉप या लेफ्ट से आया है आंसर? क्या 3 टॉप या लेफ्ट से आया है? हाँ या ना? 3 टॉप या लेफ्ट से आया है? अमित ने कहा यस, बाकी लोग कह रहे हैं नहीं। किसी ने कहा डायगनल। हाँ, 3 जो आया है वो डायगनली आया है, राइट। 3 ऊपर या नीचे से नहीं आया। अगर ऊपर या नीचे से आया होता तो ऊपर या नीचे में से किसी ना किसी एलिमेंट के बराबर होता 3, राइट। अभी हमने देखा था कि अगर आप ऊपर या नीचे से ले रहे हो तो वैल्यू आपकी एग्जैक्टली वही रहेगी। हमारी वैल्यू एग्जैक्टली वही नहीं है, हमारी वैल्यू थोड़ी बड़ी है। इसका मतलब हम पक्का डायगनली से होकर आए हैं। तो जब आप डायगनल से होकर आ रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वहां पर आपके करेक्टर मैच कर गए होंगे, राइट। डायगनल से आने का मतलब तो यह है कि यहाँ पर ई और ई मैच कर गया होगा। इसका मतलब ई पक्का आपका आंसर में आएगा, ठीक है। तो आपने ई लिख दिया आंसर के अंदर। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, जो ऊपर वाला जो ये करेक्टर है ई, इसको आपने लिख दिया आंसर में। और आप इस जगह से डायगनली ऊपर चले गए, अब आप इस जगह पे आ गए। अब मुझे बताओ ये 2 कहां से आया है, डायगनल से, टॉप से या लेफ्ट से? ये लेफ्ट से आया है, राइट। और ये लेफ्ट से क्यों आया है? क्योंकि ये लेफ्ट वाले एलिमेंट के बराबर है। तो क्योंकि लेफ्ट वाले एलिमेंट के बराबर है तो पक्की बात है लेफ्ट से आया है। तो जब आप लेफ्ट से आया है तो इसका मतलब डी और सी बराबर नहीं है। दिस डी इज नॉट इक्वल टू दिस सी, राइट। डायगोनल से आने का मतलब तो यही है, मतलब लेफ्ट या राइट से आने का मतलब तो यही है कि कोई एलिमेंट मिला नहीं बराबर। अगर बराबर मिला होता तो डायगोनल जा रहे होते हम। तो इसका मतलब ये लेफ्ट से आया है, तो हम कुछ भी फिल नहीं करेंगे। तो आप इस सेल से इस वाले सेल पे आ गए। अब ये वाला 2 जो है, ये नया वाला जो 2 है, ये कहां से आया है, टॉप, लेफ्ट या डायगोनल? डायगोनल से, राइट। ये वाला 2 डायगोनल से आया है, क्योंकि ना तो टॉप के बराबर है ना लेफ्ट के बराबर है। इसका मतलब पक्की बात है डायगोनल से आया है। डायगोनल से आया है तो इसका मतलब ये जो सी है ये सी के बराबर है, और हमें दिख भी रहा है हाँ ये सी बराबर है। तो इसका मतलब सी लिख देंगे यहाँ पे हम। उसके बाद हम डायगोनली ऊपर चले जाएंगे इस जगह पे, और हम बोलेंगे ये 1 कहां से आया है। ये वाला 1 मुझे बताओ, टॉप, लेफ्ट या डायगोनल, किससे आया है? डायगोनल से। ये वाला 1 अनन्या लेफ्ट से आया, राइट। ये वाला 1 लेफ्ट से आया क्योंकि ये लेफ्ट के बराबर है। तो क्योंकि लेफ्ट से आया है तो हम कुछ भी अपडेट नहीं करेंगे, और फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे इस वाले 1 पे। और मुझे बताओ ये वाला 1 कहां से आया है, टॉप, लेफ्ट या डायगोनल? ये वाला डायगोनल से आया है, राइट। ये वाला डायगोनल से आया है। तो ये वाला डायगोनल से आया, इसका मतलब ए और ए बराबर होगा। हाँ, ए और ए बराबर है तो हमने ए लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद हम 0 0 पे पहुंच जाएंगे, और जैसे ही आप लोग 0 0 पे पहुंच जाओगे वहीं पे आप लूप ब्रेक कर दोगे। तो अगर आपको ये कोड करना है तो मैं कोड आपके ऊपर छोड़ देता हूँ वैसे। बाकी कोड कुछ इस तरीके का होगा, मैं एक आउटलाइन लिख देता हूँ कि एक होगा स्ट्रिंग, मतलब कैर सी इक्वल्स टू न्यू कैर, जो भी आंसर की लेंथ है उतना बड़ा बन जाएगा करेक्टर एरे। हम यहाँ पर 2 वेरिएबल बनाएंगे, एक होगा हमारा आई जो कि होगा एम के बराबर, और एक होगा जे जो कि होगा एन के बराबर, और एक हमारा वाइल लूप चलेगा, वाइल आई is not equals to 0 and j is not equals to 0। तब तक हमारा लूप चलता रहेगा, और हमें करना क्या है, हमें देखना है कि ये जो वैल्यू है इफ a ऑफ आई जे, ये जो वैल्यू है ये इधर a ऑफ आई माइनस वन जे या फिर a आई जे बराबर है a ऑफ आई जे माइनस वन के। इन दोनों में से किसके भी बराबर है तो इस हिसाब से अपने i और j को मूव कर लोगे आप, वो इफ अपने आप लिख लेना। एल्स आप डायगनली मूव कर जाओगे तो आई हो जाएगा आई माइनस वन, आई माइनस माइनस एंड जे माइनस माइनस, इस तरीके से। और जो अपना करेक्टर एरे है, ठीक है, ये सी जो एरे है, सी की एक वेरिएबल बना के चलना के इक्वल्स टू आंसर के बराबर, आंसर माइनस वन के बराबर। तो सी ऑफ के माइनस माइनस इक्वल्स टू ए ऑफ आई, ये पहले करना है, उसके बाद आई माइनस माइनस जे माइनस माइनस। ठीक है, तो मैं कोड बहुत अच्छा नहीं लिख रहा यहाँ पर, लेकिन फीलिंग समझ में आ रही होगी सभी को। यहाँ पर लिख देना आई माइनस माइनस और j माइनस माइनस एंड सो ऑन।
तो यूजिंग दिस आप बिग ऑफ एन के अंदर या बिग ऑफ एन प्लस एम कह सकते हो, उतने के अंदर आप इसको पूरा ट्रेवल कर सकते हो और स्ट्रिंग को रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, तो सी के अंदर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कोड समझ में आया आपको सबको? ये वाला भी कर लेना यार, इसके अंदर कुछ कुछ हैंडल करने पड़ेंगे कॉर्नर केसेस, मैंने सारे नहीं देखे, जो भी मेरे टॉप ऑफ द हेड आया वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। LIS ऑप्टिमाइज फॉर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्या LIS के अंदर हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं स्पेस को? LIS लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस नहीं, ये है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कुछ और लिख दिया। लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप बोलोगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं भैया, मैट्रिक्स तो बनाना ही पड़ेगा। मैं बोलूंगा नहीं, मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे बोला जाए सिर्फ कि बस प्रिंट कर दो कि नंबर ऑफ द लेंथ ऑफ द सबसीक्वेंस, स्ट्रिंग प्रिंट नहीं करनी फाइनली। तो वैसे स्ट्रिंग प्रिंट करनी भी होगी तो भी आप उसको मैनेज कर सकते हो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते टाइम, कि जब भी डायगनली जा रहे हो मैच कर गया तो उसी टाइम प्रिंट कर लिया। ठीक है, जरूरी नहीं है आप इसको इस तरीके से ही करो कि मतलब पहले पूरा का पूरा टीपीआरए बना लिया उसके बाद ही कर रहे हो, नहीं। अपने मेन सोल्यूशन के अंदर ही जब आपकी चीजें मैच कर जाएं, ऐसे जैसे यहाँ पे चीजें मैच कर जाएं, उसी टाइम अपना आंसर वाला एरे भी फिल करते चलो। राइट, ए और ए मैच कर गए, ठीक है, डीपी ऑफ के इक्वल्स टू ए, राइट, फिर के प्लस प्लस कर दिया इस तरीके से। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो या फिर बैक ट्रैक करके भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके आपके पास हैं। स्पेस कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? स्पेस यहाँ पे अभी हम ले रहे हैं बिग ऑफ एन स्क्वायर या फिर बिग ऑफ एन टाइम्स एम, उसकी जगह हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं बिग ऑफ एन स्पेस। ठीक है, तो बिग ऑफ एन स्क्वायर से बिग ऑफ एन स्पेस यूज कर सकते हैं हम। तो बेसिकली 2 डायमेंशनल एरे की बजाय 1 डायमेंशनल एरे के अंदर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कैसे हो सकता है कि आप देख सकते हो कि कोई भी पोजीशन है, कोई भी रैंडम पोजीशन में चूज कर लेता हूं, उस पोजीशन को सॉल्व करने के लिए आपको इन 3 की जरूरत होती है, या तो टॉप वाले की, या लेफ्ट वाले की, या डायगोनल वाले की। राइट, किसी भी सेल को सॉल्व करना है तो उसके लिए इन 3 सेल की रिक्वायरमेंट होती है ज्यादा से ज्यादा, इसके अलावा किसी और सेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, इससे ऊपर वाली रो की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इस नीचे वाली रो को सॉल्व करना है तो उसके लिए मुझे ऊपर वाली रो की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब एकदम ऊपर वाली रोज की, मुझे बस जस्ट इससे ऊपर वाली रो की रिक्वायरमेंट है। तो क्यों ना मैं बस 2 ही रो बना के चलूं और मेरा काम हो जाएगा। राइट, हैश टेबल यूज कर सकते हैं, कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन ये चीज समझ में आ रही है कि हर एक रो को भरने के लिए जैसे उससे ऊपर वाली रो की रिक्वायरमेंट है, हर रो को भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ उससे ऊपर वाली रो की रिक्वायरमेंट है। तो आप इसको कर सकते हो 2 एरेज के अंदर भी। आपको बस करना क्या है कि मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, ए बी डी पी ए बी, सपोज करो ये है। तो ये आप 2 डायमेंशनल एरे ना बना के आप क्या करो, एक 2 एरे बना लो। ठीक है, एक का नाम रख दो एफ, एक का नाम रख दो एस, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट एरे के अंदर फिलहाल 0 भर दो, सेकंड एरे को फिल करना स्टार्ट कर दो। क्या ए और पी, मतलब यहाँ पर तो 0 आएगा, क्या ए और पी बराबर है? ए और पी बराबर नहीं है, तो इस वाले एरे के अंदर इस जगह में या फिर इस वाले एरे में इस जगह पे जो भी सबसे बड़ा है उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे बड़ा है 0। क्या ए और ए बराबर है? ए और ए बराबर नहीं है, तो इस वाले एरे के अंदर ए और ए बराबर है, सॉरी, तो इस वाले एरे के अंदर ऊपर वाले एरे मतलब फर्स्ट वाले एरे के अंदर जो पिछली पोजीशन थी उसके अंदर 1 ऐड करना है बस। तो 0 + 1 = 1, बस यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर नहीं है, तो इस वाले ऊपर वाले एरे के अंदर ये वाला एलिमेंट और इस वाले एरे के अंदर ये वाला एलिमेंट जो भी बड़ा है उसको लिख देंगे, 1 को लिख दिया। तो जो चीज मैं यहाँ लिखता ना, यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 1 1, ये 1 1 वाली 0 0 1 1 वाली चीज मैंने सेकंड एरे के अंदर लिख दी। एक बार ये हो गया तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड एरे के अंदर जो भी कंटेंट है उसको फर्स्ट एरे के अंदर कॉपी कर दो। ठीक है, और अब एक नीचे आ गए हम, बात समझ में आ रही है? सेकंड एरे के कंटेंट को फर्स्ट एरे में कॉपी कर दो तो ये बन जाएगा 0 0 1 1। तो अब एक तरीके से हम हमारा एक एरे ये हो गया और हम बी मतलब इस वाली साइड में आ गए। ठीक है, तो अब दोबारा कंपेयर करेंगे बी और पी को। क्या बी और पी बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। क्या बी और ए बराबर है? बराबर नहीं है। तो 1 या 0 में से जो भी बड़ा होगा वो लिख देंगे। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहो। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द कोड फॉर दिस, बट यू शुड नो कि हाँ इस तरीके से भी कर सकते हैं। बस एरे में कॉपी पेस्ट करते चलो। ठीक है, एक एरे भर लिया तो पिछले वाले एरे के अंदर कंटेंट कॉपी, फिर नीचे वाला एरे भरा तो ऊपर वाले एरे के अंदर कंटेंट कॉपी।
तो इस तरीके से आप सिर्फ एक एरे बना रहे, मतलब वन डायमेंशनल एरे बना रहे हो, दिस इज still big of 2n is equal still big of n, so you don't need to make the whole two dimensional matrix, you can do this in big of n. ठीक है, कर लेंगे, आई थिंक कर लेंगे. तो यू कैन ट्राई द कोड फॉर दिस. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज नहीं होगी आपकी स्टिल. ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी आपकी इतनी आएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज हो जाएगी. लेकिन अगला क्वेश्चन है मिनिमम इंसर्शन एंड डिलीशंस टू कन्वर्ट स्ट्रिंग s1 टू s2. अच्छा क्वेश्चन है, जरा सोच के देखो कि आपको एक स्ट्रिंग रखी है s1 और उसको कन्वर्ट करना है आपको s2 के अंदर. आज हम स्ट्रिंग बेस्ड डीपी काफी कर रहे हैं कि आपको एक स्ट्रिंग रखी है s1, तो लेट्स से a b d c b p और दूसरी स्ट्रिंग रखी है लेट्स से a t d p c q. आपको a को b s1 को s2 में कन्वर्ट करना है. ठीक है, दिस इज a. और ऑपरेशन जो है आपके पास है इंसर्शन या डिलीशन. ठीक है, तो आप कैसे करोगे? आपको ये सारे ऑपरेशन s1 में करने हैं. तो s1 को s2 में कन्वर्ट करना है. s1 के अंदर आप चीजें ऐड कर सकते हो कहीं भी, और s1 के अंदर से आप कोई भी कैरेक्टर रिमूव भी कर सकते हो. ठीक है, s1 के अंदर से कोई भी कैरेक्टर रिमूव कर सकते हो, s1 के अंदर कोई भी कैरेक्टर ऐड कर सकते हो. तो मुझे दिख रहा है कि अगर मुझे s1 को s2 में कन्वर्ट करना ही करना है तो मैं कैसे करूंगा. मैं देखूंगा कि s1 में a है, s2 में भी a है. चलो ठीक है, a को तो कुछ नहीं करेंगे. इधर b है, इधर t है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे एक t ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, t ऐड कर दिया. देन यहाँ पर b है, जो b नीचे नहीं है, तो इस b को रिमूव करना पड़ेगा. देन यहाँ पर d है, यहाँ भी d है. ठीक है, कुछ नहीं करेंगे. देन यहाँ नीचे p है, ऊपर p नहीं है, तो p लगा देंगे. देन यहाँ पर c है, यहाँ पर c है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा. देन ऊपर b है, नीचे q है, तो मैं यहाँ से b को रिमूव कर दूंगा. एंड देन मैं यहाँ से p को भी रिमूव कर दूंगा एंड देन q ऐड कर दूंगा. तो मेरी बन जाएगी ऊपर स्ट्रिंग a t d p c q, a t d p c q. बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर जितनी भी चीजें मैंने ब्लू में लिखी हैं, दीज आर दी नंबर ऑफ ऑपरेशंस. इतने ही तो ऑपरेशन करने पड़े. कितने ऑपरेशन करने पड़े? 3 चीजें तो इंसर्ट करनी पड़ी और 3 चीजें ही डिलीट करनी पड़ी. टोटल 6 ऑपरेशन हो गए. क्या चीज समझ में आई आपको? इस तरीके का यूज करके जरा एक बार ये करो. मैं आपको s1 और s2 देता हूँ खुद से. एंड ट्राई दिस. a b c d और है एक a t b p q c. दिस इज a. कन्वर्ट करने के लिए अगर s1 को s2 में कन्वर्ट करना है तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे, जरा बताना मुझे. s1 को s2 में कन्वर्ट करना है, s1 के अंदर सारे चेंजेस करने हैं, s1 के अंदर ही इंसर्शन करने हैं, s1 के अंदर ही डिलीशंस करने हैं. कोई कर रहा है? कर रहा है तो एटलीस्ट हाँ बोल दो कि भैया कर रहे हैं, अदरवाइज छोड़ के चले गए तो वो भी बता दो. कर रहे हैं, चलो लोग कर रहे हैं. ठीक है, 4 आ रहा है कुछ लोगों का आंसर. 3 इंसर्शंस एंड 1 डिलीशंस. चलो कूल. तो देखते हैं जरा किस तरीके से काम कर रहा है. ए और ए दोनों में कॉमन है तो कुछ नहीं करेंगे. नीचे टी है, ऊपर टी नहीं है, तो एक टी ऐड कर देते हैं. तो टी ऐड हो गया. उसके बाद ऊपर बी है, यहाँ भी बी है. ठीक है, कुछ नहीं करेंगे. नीचे एक पी है, ऊपर पी नहीं है, तो पी ऐड कर देंगे. फिर नीचे क्यू है, ऊपर क्यू नहीं है, तो क्यू भी ऐड कर देंगे. फिर सी और सी बराबर है एंड देन डी रिमूव कर देंगे. तो ए टी बी पी क्यू सी, ए टी बी पी क्यू सी बन गया. ठीक है, तो 3 इंसर्शन और 1 डिलीशन. यहाँ पर टोटल 4 ऑपरेशन हो रहा है. कैन बी डन विदाउट डीपी? नहीं, यू कांट. मतलब यू कैन ऑब्वियसली, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी मच हायर. क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं पता, मैं तो जबरदस्ती बीच में क्यू लगा दे रहा हूँ. ठीक है, मैं तो बीच में बस ऐसे क्यू डाल दे रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं पता क्यू कौन सा वाला लगेगा बीच में. आपको नहीं पता मुझे यही एलिमेंट रिमूव करना है कि कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है. ठीक है, मैं तो यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कि चलो ठीक है क्यू इंसर्ट कर दो, राइट. या फिर मैं बोल रहा हूँ कि चलो क्यू नहीं है, यहाँ पे क्यू डाल दिया. क्यू को आपको पूरा ढूंढना पड़ेगा कि क्यू है कि नहीं है सच्ची में. और अगर क्यू है तो क्या सही में मुझे उस क्यू को रखना है, या फिर मुझे अगले एलिमेंट को देखना है, क्या पता इस क्यू को उड़ाना पड़ जाए. ठीक है, तो नहीं.
कांट डू विदाउट डीपी, मतलब सिर्फ 2 इटरेशन लगा के नहीं कर सकते। लेकिन एक तरीका दिख रहा है आपको इसके अंदर कि अगर आप लोगों ने फाइंड कर लिया ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर, सपोज करो दिस वाज ओरिजिनल स्ट्रिंग राइट, इसके अंदर मुझे बताया कोई कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ कितनी है, जो अभी हमने पढ़ा था लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस ए बी सी डी और ए टी बी पी क्यू सी के अंदर लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस क्या बन रहा है, ए बी सी बन रहा है राइट, ए बी सी इज द लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस दैट इज कॉमन, उसकी लेंथ है 3 के बराबर राइट, बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ए बी सी ऐसी स्ट्रिंग्स हैं जिनको हमें छेड़ना भी नहीं है, एबीसी को हमें छेड़ना भी नहीं, एबीसी को एबीसी की तरह ही रहने दो। उसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स बच गए हैं S1 के, उसको तो डिलीट करने हैं, और जितने भी कैरेक्टर बच गए हैं S2 के उतने इंसर्ट करने हैं। खत्म खत्म। तो D को रिमूव करना है और TPQ को इंसर्ट करना है, दैट्स इट। तो फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस लेंथ, और उसके बाद ऊपर वाली स्ट्रिंग 4 लेंथ की है, 4 - 1 प्लस नीचे वाली लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6, नीचे वाली स्ट्रिंग 6 लेंथ की है, 4 - 3, 4 - 3, और नीचे वाली 6 लेंथ की तो 6 - 3। तो ऊपर जो लिखा है उतने तो होंगे डिलीशंस, और नीचे जो लिखा है उतने होंगे इंसर्शंस, एंड दैट्स इट। आंसर आ जाएगा आपका 4 के बराबर, 4 - 3 1 + 6 - 3 4 के बराबर। ठीक है जी। ऊपर देखते हैं, यहाँ पे इससे ऊपर 6 आंसर आया था। 6 आंसर कैसे आया था जरा बताते हैं। लेट्स रिमूव दिस, और मुझे बताओ ऊपर जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या है, S1 S2 जो यहाँ पर है ऊपर वाला। टाटा बाय बाय, पहले बताओ। चार लेंथ का कौन सा है, ADC, ADC P भी है, ADC नहीं, P तो ADPC है ना, नीचे ADPC है, ऊपर ADCP है, P कहां से आ गया मनीष, ADCP कैसे कह रहे हो, नीचे वाले में ADCP बन ही नहीं रहा, नीचे वाले में तो ADPC बन रहा है। ओए अभिषेक भाई, क्या कर रहे हो भाई, एकदम से ही आपने तो वक्त बदल दिया, जज्बात भी। ऊपर मैंने बताया था आपकी ऑर्डर मैटर करता, ऑर्डर सेम रहना चाहिए सब सीक्वेंस का, ठीक है। नीचे आपका ADCP नहीं बन रहा S2 के अंदर, तो सिर्फ 3 बन रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 3 कौन कौन से बन रहे हैं, ADC इधर भी है और नीचे भी है ADC। तो ADC को हटा के जितने भी कैरेक्टर ऊपर S1 के अंदर हैं उतने डिलीट कर दो, और ADC को हटा के जितने भी कैरेक्टर हैं उतने ऐड कर दो S1 के अंदर, बस खत्म, अगेन खत्म। तो ऊपर कितने कैरेक्टर हैं, 6 हैं, 6 - 3, इतने तो डिलीशन होंगे, प्लस नीचे कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 6 हैं, 6 - 3 इतने इंसर्शन होंगे, तो टोटल आंसर आपका आएगा 6। ठीक है, तो बस आपको फाइंड करना है LCS। एक बार आपने LCS फाइंड कर लिया तो सपोज करो द लेंथ इज M and N, तो योर आंसर विल बी M - L plus N - L, where L is LCS। ठीक है, तो दिस इज योर फॉर्मूला, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज M + N - 2 × L। तो क्वेश्चन आ जाएगा भी ऐसा वाला, तो LCS का कोड कॉपी पेस्ट करना है वहां पे, ठीक है। LCS चिपकाया, LCS फाइंड किया, उसके बाद स्ट्रिंग 1 की लेंथ स्ट्रिंग 2 की लेंथ को ऐड करके माइनस में 2 टाइम्स LCS की लेंथ, एंड दैट्स इट। ठीक है जी, कर लेंगे, हाँ या ना। LCS का कोड तो देख ही लिया, LCS का कोड सेम कॉपी पेस्ट करना है वहां पे। ठीक है, तो फाइनल दिस इज M + N - 2L, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस। लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन, और इसको भी हम कर सकते हैं। देखो, थोड़ी देर बने रहो बस मेरे साथ, थोड़ी देर बने रहो बस।
सपोज करो दिस इज योर स्ट्रिंग ठीक है, सपोज करो दिस इज योर स्ट्रिंग एंड यू नीड टू फाइंड अ सबसीक्वेंस व्हिच इज आल्सो अ पैलिंड्रोम। तो ऐसा सबसे लंबा सबसीक्वेंस फाइंड करना व्हिच इज आल्सो अ पैलिंड्रोम। तो इस स्ट्रिंग को बनाने से पहले मैंने एक बनाया था व्हिच इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी इसकी, व्हिच इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही है जो एलसीएस की थी। तो एलसीएस की क्या थी मुझे बताओ। तो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस, आपको एक ऐसा सबसीक्वेंस फाइंड करना है विच इज द लॉन्गेस्ट एंड विच इज आल्सो द पैलिंड्रोम। ठीक है, तो इसके अंदर से अगर आप ढूंढोगे तो काफी सारे आपको मिलेंगे सबसीक्वेंसेस, लेकिन एक सबसीक्वेंस जो कि सबसे लंबा और जो कि पैलिंड्रोम भी है वो है RACECAR। इसकी लेंथ है 7 के बराबर। तो ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, तो ये बेसिकली ऐसे होगा। देखो आपको करना क्या है, आपको ये स्ट्रिंग लेनी है जो आपको ऑलरेडी गिवन है S, और उसके बाद आपको एक दूसरी स्ट्रिंग बनानी है विच इज R, जो कि होगी रिवर्स। ठीक है, मैं लिख देता हूँ रिवर्स, और S वाली स्ट्रिंग को बस रिवर्स करके लिख देना है यहाँ पे MRTARCQEACTALRP। तो मैंने ऊपर वाली स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया यहाँ पे बस। ठीक है, और उसके बाद S और REV के अंदर लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस फाइंड करना है। जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस होगा वही आपका पैलिंड्रोमिक भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इधर आपका RACECAR, यहाँ भी है RACECAR, दोनों में ही है वो सबसीक्वेंस। और लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस तो अपना काम करेगा ही, वो सबसे लंबा कॉमन सबसीक्वेंस फाइंड करेगा, ट्राई करेगा, दैट वुड बी रेस कार इटसेल्फ। ठीक है, तो वो अपने आप ही पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस बता देगा। तो ये भी खत्म, एक एलसीएस से 3 निशाने अभी कुछ और भी निशाने हैं जो एलसीएस की हेल्प से हो सकते हैं। तो ये कोड करना, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का कोड करना है आपको, इंसर्शन डिलीशन वाला कोड करना है, सुपर सीक्वेंस वाला कोड भी करना है। ये ढूंढ लेना नेट पे, सुपर सीक्वेंस लिखोगे तो मिल जाएगा आपको अगर पढ़ना है कि सुपर सीक्वेंस क्या होता है। लॉन्गेस्ट रिपीटिंग सबसीक्वेंस भी करना, एंड देन लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस हमने देख ही लिया, इसका भी कोड कर लेना। ये सारे के सारे आपके LIS नहीं है, ये LCS है। ये सारे के सारे आपके पॉसिबल हैं लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की हेल्प से। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि ये LCS जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसकी हेल्प से काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो मैं ऐसे ही मजाक नहीं कर रहा था। तो LCS करेंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। LCS हमने काफी बार समझ लिया, लेकिन अगर कभी भी किसी के डाउट है तो मुझसे प्लीज 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 पूछिए, क्योंकि LCS इज इंपॉर्टेंट। नहीं है ये मैं करता हूँ यार। ये क्या है, क्या चीज लिखी है, स्ट्रिंग टू एरे करके तो ओवन आएगी ना शायद, आई मीन एरे भाग के दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर कर लिया था। नहीं 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 आएगी, आप एग्जांपल लेके देखो यार। कौन है ये, समीर? एग्जांपल लेके देखो, आपको खुद दिखेगा कि यू आर सेइंग इट रॉन्ग। थोड़े से एग्जांपल को चला के देखो। निखिल कुछ कह रहा है। हेलो वही सोचा ना था बस। ठीक है, हाय निखिल बोलिए। भैया, मैं पूछ रहा था कि ये अपना जो टेबुलर वाला मेथड है, जी। तो इससे तो मतलब इससे अच्छा लॉजिक बिल्डिंग तो मेरा वहाँ पे हुआ था रिकर्जन वाले में। हम्म तो अगर मतलब मुझे टेबुलर वाला क्वेश्चन करना है तो हम्म। रिकर्जन वाला मेथड आना चाहिए, कि लॉजिक बिल्डिंग तो मेरा वहीं से ही हो रहा है। देखिए हाँ, मैं समझ गया आपकी बात, लॉजिक बिल्डिंग आपकी वहां से हो रही है, लेकिन रिवर्स करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मतलब दोनों के दोनों एक से दूसरे में जाया जा सकता है बड़े आराम से। और मैंने जब टेबलर आपको बताया तो टेबलर मैंने इसी तरीके से बताया था, पूरा कंपेयर करके पीछे वाले से। तो आप कर सकते हैं। देखिए अगेन हमने दोनों ही तरीके से लीड कोड पे करके देखा था, दोनों ही तरीके से हो रहा था, लेकिन आपने खुद देखा कि 20% ज्यादा बेनिफिट हुआ हमें टेबलर वाले मेथड से करने में। और हो सकता है कई बार आपको इंटरव्यू बोले कि चलो टैबलर से कर दो, वैसे इंटरव्यू कभी बोलेगा नहीं, लेकिन ऑनलाइन असेसमेंट्स वगैरह के अंदर आपको हमेशा टैबलर को ही करने के लिए एस्पायर करना चाहिए। तो अभी टेंशन मत लो। अभी अगर आपका टैबलर के अंदर लॉजिकल बिल्डिंग में थोड़ा सा कच्चा हो रहा है
तो टेंशन मतलब अभी हमारी बहुत सारी क्लास है, अभी आई थिंक 3-4 क्लास हैं डीपी की, उन सभी में हम टैबुलर मेथड के ऊपर और अच्छे से और अच्छे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो आई थिंक धीरे धीरे करके क्या पता लॉजिक बिल्ड वहां पे होने लग जाए। तो मे बी वो 2-3 क्लास के बाद आप मेरे से बात करना एक बार निखिल कि भैया आप क्या करूँ। ठीक है। ओके भैया, आई थिंक 15-20 क्वेश्चन के बाद आई थिंक आने लग जाए। हाँ, इट्स ओनली नेचुरल। ठीक है। ओके भैया, थैंक यू। ठीक है, ये सभी का आ रहा है एंड मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं, मैं बस स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा। पता नहीं क्या हो गया है, क्या मेल आया है। साइनाथ, ऑल योर क्लासेस ऑफ दिस बैच हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अरे छोटा हो जाए मेरे वहां है। और क्या है। ठीक है, ये काफी लोगों का हो गया। आई टेक दिस अप विद टेक्निकल, और मैं आपको भी कहूंगा कि आप भी डालो, सब पे सब भर दो। इंटरव्यू पहले ब्रूट फोर्स फिर ऑप्टिमाइज होता है, या फिर देखो कई सारे इंटरव्यूज के अंदर आप ऐसे मजे नहीं ले सकते हैं, मतलब आपको पहले से आता है तो। जैसे गूगल के अंदर 45 मिनट का इंटरव्यू होता है और वहां पर 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, तो आप ऐसे नहीं कि चलो ऑप्टिमाइज करते हैं, मतलब मुझे पता है पहले से, लेकिन चलो ऑप्टिमाइज वाला देखते हैं, सॉरी ब्रूट फोर्स देखते हैं, फिर एक करके ऑप्टिमाइज करेंगे। लेकिन आपको पता रहता है किस कंपनी के अंदर क्या करना है, किस इंटरव्यू में कैसे खेलना है। ठीक है। और अगर आप जल्दी जल्दी कर सकते हो वही चीज की, ठीक है मैं ऐसा करता हूँ, ये तो इसका ब्रूट फोर्स होगा लेकिन इसका ऑप्टिमाइज ये होगा, अगर आप 2 मिनट में अगर उसी पे आगे जंप कर गए तो वो भी अच्छा है, आपके फेवर में डिपेंड करता है। स्पेस सेविंग वाला एक बार फिर से समझा दो, 2 एरे वाला। ठीक है भाई। यार इसके अंदर हम ना 2 एरे बना रहे हैं, और ये 2 एरे का जो अगर आप कोड देखोगे ना, तो मैंने तो आपको बताया इस तरीके से कि नीचे वाला एरे बनाया और नीचे वाले एरे का कंटेंट ऊपर वाले एरे में कॉपी कर दिया। तो जब आप कंटेंट कॉपी करोगे तो ये बन जाएगा, ऊपर वाला एरे बन जाएगा 0011, और उसके बाद आप इस वाली सेल को भरना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ तो 0 ही रहेगा। बीआरपी बराबर है, बीआरपी बराबर नहीं है तो यहाँ आएगा 0, तो यहाँ पे बेसिकली आएगा 0। उसके बाद बी और ए बराबर है, बी और ए बराबर नहीं है तो ऊपर या लेफ्ट में से बड़ा लिखेंगे, राइट। ऊपर या लेफ्ट में से बड़ा लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, एफ के अंदर ये वाला एलिमेंट और एस के अंदर ये वाला एलिमेंट, इन दोनों में से जो भी बड़ा है वो लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, जैसे यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा। उसके बाद बी और बी बराबर है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, डायगोनली ऑपोजिट वाले के अंदर +1 कर रहा होता हूँ, तो यहाँ पे मैं डायगोनली ऑपोजिट मेरा क्या है, डायगोनली ऑपोजिट मेरा ये वाला पार्ट है, तो इसके अंदर मैं 1 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, काफी सारे ऐड हो गए, तो इसके अंदर मैं 1 ऐड कर रहा हूँ तो 1 + 1 हो जाएगा यहाँ पे 2। अब ये बन जाएगा हमारा ऐसा 0012। उसके बाद अगेन हमें सेकंड वाले एरे का कंटेंट फर्स्ट वाले एरे में कॉपी करना है, तो 0012 बन जाएगा ये इस तरीके से। अब नीचे वाले को फिल करना स्टार्ट कर दो। यू कैन डू दिस लाइक दैट, और या फिर आप क्या कर सकते हो, एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बना सकते हो लेकिन सिर्फ 2 रोज का। ठीक है, सिर्फ 2 रोज का 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बना के भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व। और हर बार फिर आपने जो इंडेक्स है जिसके अंदर आप फिल कर रहे हो, उस इंडेक्स को आप इंटरचेंज करते रहो, हर इटरेशन के अंदर खेल सकते हो। जीएफजी के ऊपर जाओगे तो उन्होंने इस तरीके से कर रखा है कोड कि 2 डायमेंशनल एक मैट्रिक्स बना रखा है, लेकिन जो 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है वो सिर्फ 2 रोज का है, तो अगेन इट्स अ लीनियर मैट्रिक्स। उसके अंदर वो इंडेक्स को बहुत ही क्लेवरली 0101 कर रहे हैं, ये मतलब एक्स और वगैरह लगा रखा है आई थिंक, तो वो आप भी कर सकते हो। या फिर आप ये वाला तरीका कर सकते हो विच इज आई थिंक मच इजियर टू अंडरस्टैंड, कि 2 एरे बना लो यार, फर्स्ट और सेकंड, और उसके अंदर बस करके सेकंड में कॉपी कर दो, क्या ही लगना है उसके अंदर। तो इस तरीके से हो गया। ठीक है, स्वप्निल और लोकेंद्र ने फाइनली ज्वाइन कर लिया, तो वेलकम टू द क्लास एंड गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।